नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। ये कहानी आपके मनोरंजन और सीख के लिए तैयार की गई है, जिसे हमने बेहद आसान और प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत किया है। कहानी के मूल अधिकार इसके असली लेखक के पास है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये शानदार सफर। अध्याय 31, सेंटेस का अजीब बर्ताव। सेलिन की आवाज़ सन्नाटे को चीरती हुई निकली। उसका चेहरा पत्थर की तरह जम गया था और आंखें गुस्से और हैरानी से फटी जा रही थीं। उसने अपनी जान दांव पर लगा दी। एरोन के लिए सेलिन का अविश्वास किसी गरजते हुए तूफान जैसा था। उसकी आवाज़ कांप रही थी, आधी नाराजगी में और आधी उलझन में, जैसे उसका दिमाग इस बात को मानने से ही इनकार कर रहा हो। उसने क्या किया? एरोन ने भी लड़खड़ाती आवाज़ में पूछा। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। क्या एल्डर झूठ बोल रहे थे? नहीं, एक ड्रैगन सेंट क्यों झूठ बोलेगा? लेकिन फिर उस कमीने राजियल ने ऐसा क्यों किया? तभी सेलिन ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस नेक और शांत सेंटेस ने अचानक घूमकर एरोन का कॉलर पकड़ लिया। हाँ है, एरोन की आंखें फटी रह गई। उसका पूरा शरीर बिजली के झटके की तरह अकड़ गया। कोमल और मासूम दिखने वाली सेलिन इस वक्त एरोन के चेहरे के बिल्कुल करीब थी और उसकी सुनहरी आंखें बर्फ में डूबे हुए सूरज की तरह जल रही थीं। अगर तुम उस ड्रैगन हॉर्ट को हासिल करने में फेल हुए या उस परीक्षा में हार गए, उसकी आवाज़ कई गुना भारी और जहरीली हो गई, तो उस ड्रैगन से पहले मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगी। उसने एरोन के कॉलर पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। एरोन का दिमाग शॉर्ट सर्किट हो गया। ये क्या बदतमीजी है? ये इतनी रूखी कैसे हो गई? क्या ये वही संत है जिसे दुनिया शांति का प्रतीक मानती है? और ये अपशब्द, कर्सिंग वर्ड्स, क्या एक सेंटेस को गाली देना शोभा देता है? एरोन ने उसे गौर से देखा। क्या वह राजियल के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से परेशान थी? क्योंकि अगर एरोन फेल हुआ तो राजियल मर जाएगा। लेकिन सेलिन तो उससे सबसे ज्यादा नफरत करती है। उसने तो उसकी जिंदगी बर्बाद की है, तो उसे क्या फर्क पड़ता है कि वह जिए या मरे? फिर एरोन को एक ख्याल आया, क्या यह मेरे लिए परेशान है? क्या यह उसका चिंता दिखाने का कोई अजीब तरीका है? एरोन का दिल थोड़ा तेज धड़का। कितना प्यारा है ये! पर तुरंत ही उसने अपना सिर झटक दिया। नहीं, ये पागल औरत सिर्फ खुद के लिए डर रही होगी कि अगर मैं फेल हुआ तो यहाँ क्या होगा। औरतें भी ना कभी समझ नहीं आती। जी हुजूर, मैं फेल नहीं होऊंगा, आप फिक्र मत कीजिए। एरोन ने घबराते हुए उसकी पकड़ छुड़ाने की कोशिश की और एक फीकी मुस्कान दी। मुझे छुओ मत। सेलिन ने उसे झिड़कते हुए छोड़ दिया और एक हल्का सा धक्का भी दिया। एरोन अपनी इज्जत बचाने के लिए सीधा खड़ा हो गया। उसने राहत की सांस ली कि वहां ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे। तभी सेलिन ने उसी हाथ पर प्यूरिफिकेशन स्पेल, शुद्धिकरण का जादू किया जिससे उसने एरोन को पकड़ा था। एरोन की मुस्कान गायब हो गई। क्या इसने मुझे छूने के बाद खुद को शुद्ध किया? मेरी क्या इतनी बुरी हालत है? केरिंडोर यह सब देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसने सोचा, ये लड़की वाकई मुसीबत लग रही है। उसने ताली बजाकर कहा, ठीक है, अगर तुम दोनों की ड्रामेबाजी खत्म हो गई हो तो आगे बढ़ें। अगर देर हुई तो वह पागल लड़का वाकई मर जाएगा। सेलिन ने तुरंत एरोन को घूरा। तो अपने पैर चलाओ। किसका इंतजार कर रहे हो? तेज चलो। एरोन अपनी बची कुची इज्जत समेटकर लड़खड़ाते हुए पीछे पीछे चल पड़ा। उत्तरी भाग में राजियल अभी भी उस फायर हाउंड की नजरों में आंखें डाले खड़ा था। सिस्टम, उसने मन ही मन कहा, मुझे मेरे आंकड़े स्टैट्स फिर से दिखाओ। नाम राजियल, संरेखण अलाइनमेंट सच्चा विलेन सुधार के परे, शक्ति F, गति F, माना MP F, पहले ये नेगेटिव था अब स्टेबल हुआ है। इच्छा शक्ति विल नेगेटिव, बुद्धि मेंटल SS, आकर्षण करिश्मा S, किस्मत लक नेगेटिव। चलो, कम से कम माना तो स्टेबल हुआ। राजियल ने चैन की सांस ली। फिर उसने उस कुत्ते के आंकड़े देखे। नाम फायर हाउंड 3rd रैंक, शक्ति D, गति C, सहनशक्ति D, खतरा अत्यधिक एक्सट्रीम। राजियल के माथे की नस फटने लगी। क्या ये जलता हुआ कुत्ता हर मामले में मुझसे बेहतर है? ताकत, रफ्तार, यहाँ तक कि सहनशक्ति में भी। क्या ये कोई मजाक है? उसने अपनी मुट्ठी भींची। मैं अपनी कहानी का मुख्य किरदार प्रोटैगनिस्ट हूँ और एक कुत्ता मुझसे ज्यादा रैंक वाला है। सिस्टम ने मजे लेते हुए कहा, तकनीकी रूप से वह एक एलिमेंटल जानवर है, पर हाँ, वह आपसे बेहतर है। आखिर है तो कुत्ता ही। उत्तरी हिस्सा खुला जंगल। आर्यन शांत खड़ा था, स्थिर, बिना पलक झपकाए और पूरी तरह से सतर्क। उसकी नजरें उस राक्षसी कुत्ते पर टिकी थीं। माहौल इतना भारी था कि किसी भी पल विस्फोट हो सकता था। सिस्टम, उसने मन ही मन पूछा, इसकी मुख्य हमला करने की तकनीक क्या है? सिस्टम ने जवाब दिया, मुख्य रूप से शारीरिक हमला। इसके पंजे और नाखून 800 डिग्री सेल्सियस की गर्मी से भरे हैं। इसके दांतों का तापमान 700 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इसके अलावा यह अपने भारी और ब्लेड जैसे शरीर से टक्कर मारने में माहिर है। आर्यन ने अपनी सांसें काबू में की। और इसके काटने की ताकत बाइट फोर्स औसत 7638 psi। आर्यन की आंखें सिकीड़ गईं। इतनी ताकत तो एक इंसान की टांग को मक्खन की तरह चीरने के लिए काफी है। उसने अपनी जैकेट के अंदर हाथ डाला और खंजर की मूठ को पकड़ लिया। उसकी मुद्रा तैयार नहीं लग रही थी, वह एक जाल की तरह थी। कुत्ता उछला। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि वह एक धुंधली परछाई जैसा लग रहा था। वह सीधे आर्यन के दाहिने हाथ की ओर झपटा। आर्यन ने उसे रोका नहीं, बल्कि जानबूझकर अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। काट ले कमीने। कड़क भयानक दर्द का एहसास हुआ। आर्यन की आस्तीन तुरंत जलकर राख हो गई और कुत्ते के खौलते हुए दांत मांस को चीरते हुए अंदर धंस गए। मांस के जलने की आवाज आई और खून का फव्वारा फूटा।
लेकिन क्लिंक, कुत्ते के दांत किसी अटूट चीज से टकराकर रुक गए। वह आर्यन की हड्डियों को नहीं तोड़ पाया। यह मांस के अंदर पिघले हुए स्टील को काटने जैसा था। आर्यन की आंखों में कोई खौफ नहीं था, सिर्फ ठंडी मौत थी। दर्द तो था, लेकिन वह आर्यन के लिए कुछ भी नहीं था। उसने हजारों बार मौत का स्वाद चखा था, ये तो सिर्फ एक खरोंच थी। खंजर आर्यन के दाहिने हाथ से छूटकर नीचे गिरा, पर यह कोई गलती नहीं थी, यह एक योजना थी। आर्यन के बाएं हाथ ने बिजली की फुर्ती से गिरते हुए खंजर को हवा में ही दबोच लिया। उसी पल वह एक डांसर की तरह मुड़ा और खंजर को सीधे कुत्ते की गर्दन के नर्म हिस्से में उतार दिया। कुत्ते के गले से एक दर्दनाक गुर्राहट निकली और वह धड़ाम से जमीन पर गिर गया। मरते ही उसके जबड़े आर्यन के हाथ से ढीले पड़ गए। आखिर है तो कुत्ता ही, आर्यन ने हांफते हुए कहा। उसने अपना खंजर साफ किया और अपनी कलाई पर रेशमी रुमाल बांध लिया। सिस्टम ने टोकते हुए कहा, होस्ट, आप एक विलेन की तरह क्यों नहीं लड़ते? ये तरीका बहुत ही बर्बर था। आपने दुश्मन के वार करने से पहले खुद को चोट पहुंचा ली। अगर मैं सीधे लड़ता तो शायद और भी ज्यादा घायल होता, आर्यन ने कड़वाहट से जवाब दिया। ये जीतने का सबसे आसान तरीका था। इसे कहते हैं दिमाग का इस्तेमाल करना। उसने कुत्ते की लाश को चीरा और उसके अंदर से एक चमकता हुआ लाल गोला निकाला। फायर एलिमेंटल कोड, फायर एलिमेंटल को 10 और सोने के सिक्के। शानदार, आर्यन मुस्कुराया। बाकी बच्चे एकेडमी में घुसने के लिए ऐसे 100 कुत्ते मारते हैं, उनके लिए तो यह नरक होगा। आर्यन वहां से जाने के लिए मुड़ा ही था कि वह अचानक जम गया। हवा में उसे कुछ महसूस हुआ, कोई दुश्मनी नहीं, बल्कि एक खिंचाव, कुछ जाना पहचाना और बहुत ताकतवर। उसने कुत्ते की लाश की तरफ देखा। मुझे कुछ महसूस हो रहा है, अजीब है पर अच्छा है। उसकी उंगलियां थरथराईं। वह खिंचाव सीधे उस जगह से आ रहा था जहां से उसने कोर निकाला था। आर्यन ने अपनी आंखें सिकुड़ीं। वही अजीब खिंचाव फिर से महसूस हुआ, एक नशीला आकर्षण, धीमा लेकिन लगातार, जो उसकी खाल के नीचे बिजली की तरह रेंग रहा था। यह उस मरे हुए कुत्ते की लाश से आ रहा था। आर्यन के सीने में एक अजीब सी तड़प उठी, जो उसे मजबूर कर रही थी कि वह उस लाश के और करीब जाए। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। जले हुए बालों और लोहे जैसी खून की गंध हवा में भारी थी। आर्यन ने बिना झिझके अपना खंजर फिर से कुत्ते के सीने में उतारा, इस बार और गहराई से। वह मांस और हड्डियों को काटते हुए उस केंद्र तक पहुंचना चाहता था जहां से वह गूंज आ रही थी। एक हल्का सा क्लिक सुनाई दिया। लाश के अंदर, बिल्कुल बीचों बीच उसे वह चीज मिल गई। उसकी उंगलियां अंदर गईं और उन्होंने एक चिकनी, ठंडी और धड़कती हुई चीज को दबोच लिया। जब उसने उसे बाहर निकाला तो वह दंग रह गया। एक कोट, पूरी तरह काला, कंचे के आकार का एक गोल पत्थर। उसके अंदर गहरे बैंगनी रंग के धागे किसी बिजली की नसों की तरह तैर रहे थे। इसे हाथ में पकड़ते ही आर्यन को एक सिहरन महसूस हुई। पहले तो ये बर्फ जैसा ठंडा लगा, पर फिर एक स्पंदन उसकी हथेली से होता हुआ पूरे हाथ में फैल गया। ऐसा लगा जैसे एक ही मूल ओरिजिन के दो तार आपस में जुड़ गए हों। अजीब है, वह बुदबुदाया। नोवेल की कहानी के अनुसार राक्षसों के शरीर में 2 कोर होते हैं। एक एलिमेंटल कोर, जो दिल की जगह होता है और कीमती होता है। दूसरा मॉन्स्टर कोर, जो छाती के बीच में होता है। लेकिन इस दुनिया में मॉन्स्टर कोर को पूरी तरह बेकार माना जाता था। इसे दुनिया का वेस्ट प्रोडक्ट कहा जाता था। मॉन्स्टर कोर असल में राक्षस के जीवन का सार, लाइफ एसेंस होता था, नफरत, जुनून और जंगली ऊर्जा का एक अनियंत्रित मिश्रण। इसे न तो रिफाइन किया जा सकता था, न ही इंसान इसे सोख सकते थे। यहाँ तक कि बड़े बड़े विद्वानों ने भी इसे समझने की कोशिश छोड़ दी थी। उनके लिए ये सिर्फ एक शापित और अस्थिर पत्थर था, जिसे छूना भी खतरनाक था क्योंकि यह कभी भी फट सकता था। लेकिन जैसे ही आर्यन ने उसे पकड़ा, उसे कुछ अलग महसूस हुआ। वह गूंज, वह स्पंदन। उसे लगा जैसे ये पत्थर उसे पुकार रहा हो। उसे अपनी रगों में एक गर्माहट महसूस हुई, जैसे उसका डार्क जीनियस और उसका शापित टैलेंट इस पत्थर के साथ तालमेल बिठा रहे हों। उसे एहसास हुआ कि यह चीज़ बेकार नहीं है, यह उसके लिए बनी है। सिस्टम, समझाओगे कि क्या हो रहा है? उसने धीमी आवाज में पूछा। पूरी कहानी में इन मॉन्स्टर कोर्स का कभी कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। सिस्टम ने स्वीकार किया। होस्ट, मुझे भी अंदाजा नहीं था, लेकिन आपके इसे पकड़ने के बाद मैंने गहरा विश्लेषण किया है और परिणाम चौंकाने वाले हैं। इस कोर के अंदर डार्क माना है। यह उस ऊर्जा का हिस्सा है जो व्हाइट फैक्शन के दायरे से पूरी तरह बाहर है। इसका मतलब है कि यह एक डार्क फैक्शन आइटम है। सच में? आर्यन की आंखों में एक चमक आई। लेकिन तुमने ही तो कहा था कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे मैं इस्तेमाल कर सकूं। तुमने कहा था कि ये दुनिया पूरी तरह से व्हाइट फैक्शन के साथ है और इसी वजह से मैं कभी सोख नहीं पाया, कभी और इस्तेमाल नहीं कर पाया, यहाँ तक कि तलवारबाजी में भी आगे नहीं बढ़ पाया। सिस्टम ने जवाब दिया, हाँ होस्ट, मैंने ये कहा था। लेकिन आपको एक बहुत ज़रूरी बात याद रखनी चाहिए। सिस्टम ने आर्यन के वजूद का सबसे बड़ा राज खोलते हुए कहा, होस्ट, मॉन्स्टर्स की उत्पत्ति आज तक रहस्य रही है। लेकिन अब मैं समझ पा रहा हूँ, ये जिस भी आयाम से आए हैं, इनकी जड़ें डार्क माना और डार्क एनर्जी में हैं। यही वजह है कि इस दुनिया के लोग जो व्हाइट फैक्शन में पैदा हुए हैं, इस ऊर्जा को कभी पहचान ही नहीं पाए। वे इसे देख ही नहीं सकते। आर्यन खामोश खड़ा सिस्टम की बातें सुन रहा था। उसके दिमाग में विचारों का बवंडर था। तो तुम्हारा मतलब है कि जैसे बाकी लोग एलिमेंटल कोर्स से ताकत पाते हैं, मैं इन मॉन्स्टर कोर्स से वैसा ही कुछ हासिल कर सकता हूँ? बिल्कुल, सिस्टम ने जवाब दिया। आपकी प्रतिभाएं, टैलेंट्स पहले से ही इसके साथ तालमेल बिठा रही हैं। आर्यन ने अपनी हथेली में रखे उस काले पत्थर को देखा। वह छोटा सा पत्थर किसी जीवित हृदय की तरह धड़क रहा था और आर्यन को पुकार रहा था।
उसने सिस्टम से अपनी उन शक्तियों को फिर से दिखाने को कहा जो इस गूंज की वजह थी। डार्क रेजोनेंस, ये डार्क, शापित और वर्जित ऊर्जाओं को अपने आप सोख लेता है। आप ऐसे मंत्र सीख सकते हैं जो कोई और नहीं सीख सकता। यहाँ तक कि राक्षस आपको अपना समझकर आपके सामने झुक सकते हैं। एब्सोल्यूट डार्क जीनियस डार्क फैक्शन के मामलों में आपकी समझ और ढलने की क्षमता बेजोड़ है। अगर आप खुद को दूसरा सबसे बड़ा टैलेंट कहें तो कोई पहला होने का दावा नहीं कर पाएगा। आर्यन की आंखें सिकुड़ गईं। इसका मतलब है कि मुझे इसे सोखने के लिए किसी मंत्र या अनुष्ठान की जरूरत नहीं है। मैं इसे सीधे अपना बना सकता हूँ। सिस्टम ने पुष्टि की, पूरी तरह से। इस दुनिया के महान योद्धा भी किसी एलिमेंटल कोर का सिर्फ 50% से 60% हिस्सा ही सोख पाते हैं। यहाँ तक कि प्रोटागोनिस्ट एरोन भी अपनी दिव्य ब्लड लाइन की वजह से 99% तक ही पहुँच पाता है। लेकिन आप इस कोर की 100% डार्क माना को बिना किसी मेहनत के अपना बना लेंगे। आर्यन का चेहरा पत्थर की तरह शांत था, लेकिन अंदर वह खुशी से चीख रहा था। अंततः कुछ ऐसा मिला जो सिर्फ उसका था। लेकिन सिस्टम, आर्यन ने एक सवाल किया, अगर मैं इनका अपना हूं तो इस कुत्ते ने मुझ पर हमला क्यों किया? इसे तो मेरे सामने झुक जाना चाहिए था। सिस्टम ने अनुमान लगाया कि शायद आर्यन अभी बहुत कमजोर है, या उन राक्षसों की बुद्धि इतनी कम है कि वे पहचान नहीं पाए। आर्यन ने एक ठंडी सांस ली। खैर, जो भी हो, इसे आजमाते हैं। आर्यन ने अपनी आंखें मूंद लीं। उसने उस संयम को ढीला छोड़ दिया जिसे उसने 16 सालों से कस रखा था। जैसे ही उसने अपनी आत्मा के द्वार खोले, उसकी हथेली में मौजूद कोर ने प्रतिक्रिया दी। हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी। कोर की सतह से काला धुआं निकलने लगा, गाढ़ा, डरावना और जीवित। वह धुआं आर्यन की हथेली के रास्ते उसके शरीर में समाने लगा। आर्यन को अचानक एक भयानक ठंडक महसूस हुई, जैसे बर्फ का पानी उसकी रगों में दौड़ रहा हो। वह ऊर्जा उसके कंधे से होती हुई उसके सीने को पार कर गई और नाभि के ठीक नीचे जाकर जम गई। उसे एक परम सुख, यूफोरिया का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे उसकी रूह में लगी आग को किसी ने एक ही पल में ठंडा कर दिया हो। 16 साल की प्यास जैसे बुझ गई थी। तभी उसके दिमाग में एक नोटिफिकेशन गूंजा। बधाई हो होस्ट, आपने डी ग्रेड मॉन्स्टर कोर 3रा रैंक सोख लिया है। डार्क माना सफलतापूर्वक सोख लिया गया, 100%। नया आकर्षण अनलॉक, शैडो एफिनिटी बहुत हल्का। बधाई हो होस्ट, आपने डी ग्रेड मॉन्स्टर कोर 3रा रैंक सोख लिया है। डार्क माना सफलतापूर्वक सोख लिया गया, 100%। नया आकर्षण अनलॉक, शैडो एफिनिटी बहुत हल्का। होस्ट माना MP आंकड़े अपडेट किए गए हैं, FA जोड़। सिस्टम की ठंडी और मशीनी आवाज़ एक अजीब सी पूर्णता के साथ गूंजी। आर्यन की सांसें एक पल के लिए थम गईं। उसकी आंखों के सामने तैरते डिजिटल पैनल्स को देखकर उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान फैल गई। बेहतरीन, वह बुदबुदाया। उसकी उंगलियां मुड़ गईं और उसकी हथेली पर डार्क एनर्जी की एक हल्की सी लहर कौंधी। आखिरकार एक सफलता, भले ही छोटी थी, पर 16 साल के सूखे के बाद ये किसी अमृत से कम नहीं थी। लेकिन ये संतुष्टि ज़्यादा देर नहीं टिकी। आर्यन ने गौर से स्टेटस विंडो को देखा और उसकी बाहें तन गईं। सिस्टम, उसने तीखे लहजे में पूछा, मेरे आंकड़े किस आधार पर बढ़े हैं? स्पष्ट करें होस्ट, तुमने कहा कि मैंने कोर का 100% हिस्सा सोख लिया है और वह एक डी ग्रेड राक्षस था। तो मेरा माना A जोड़ पर क्यों रुका? उसे सीधे D पर होना चाहिए था। सिस्टम ने जवाब दिया, होस्ट, सामान्य परिस्थितियों में आप सही हैं, लेकिन आपकी अद्वितीय प्रतिभा, यूनिक टैलेंट के कारण आपको हर लेवल बढ़ाने के लिए एक सामान्य इंसान के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा माना की ज़रूरत पड़ती है। आर्यन की आंखें फड़कने लगीं। क्या 10 गुना? ये टैलेंट है या कोई श्राप? सिस्टम ने शांति से समझाया, ये नुकसान नहीं है। भले ही आपको 10 गुना माना चाहिए, लेकिन आपके शरीर की माना क्षमता, माना कैपेसिटी भी एक सामान्य इंसान से 10 गुना बड़ी है। इसका मतलब है कि आप भविष्य में ऐसी जटिल शक्तियों का इस्तेमाल कर पाएंगे जिन्हें आम लोग कभी समझ भी नहीं पाएंगे। आर्यन ने एक लंबी सांस छोड़ी। यानी मैं एक सामान्य D रैंक से ज़्यादा माना रखता हूँ, बस मेरा टैग अभी A जोड़ है। सटीक, सिस्टम ने कहा। तभी आर्यन की नज़र दूसरे नोटिफिकेशन पर पड़ी जिसने उसका ध्यान खींचा था, शैडो एफिनिटी। क्या शैडो परछाई भी कोई एफिनिटी होती है? आर्यन हैरान था। मैंने पूरी कहानी में इसके बारे में कभी नहीं पढ़ा। उसने तुरंत सवाल किया, तुमने ही कहा था कि ये क्रिस्टल सिर्फ उन शक्तियों को बढ़ाते हैं जो पहले से मौजूद हों। तो क्या इसका मतलब है कि मेरे अंदर यह शक्ति पहले से थी? ये सिर्फ अनलॉक हुई है। एक लंबी खामोशी के बाद सिस्टम ने जवाब दिया, हाँ होस्ट, आपके पास हमेशा से शैडो एफिनिटी थी, वह बस सोई हुई थी। आर्यन सन रह गया। इस वाइट फैक्शन की दुनिया में जहां आग, पानी, हवा और बिजली जैसी शक्तियों का बोलबाला था, उसे हमेशा बताया गया कि वह किसी काम का नहीं है। पर सच तो यह था कि उसकी अपनी ही एक अलग दुनिया थी। सिस्टम, तुमने कहा कि यह डार्क फैक्शन की एफिनिटी है, तो क्या मेरे पास सिर्फ यही है या और भी हैं? आर्यन के अंदर पहली बार एक उम्मीद जागी। उसे लगा कि शायद उसकी किस्मत चमकने वाली है। सिस्टम ने जो कहा उसने वक्त रोक दिया, आप एब्सोल्यूट डार्क जीनियस हैं। स्वाभाविक रूप से आप डार्क फैक्शन के हर तत्व एलिमेंटल एफिनिटी के साथ तालमेल बिठा सकते हैं। आर्यन का दिमाग चकरा गया। फिर उसने अपना सिर पीछे झुकाया और जोर से हंसा। हा, आखिरकार यह टैलेंट कुछ काम आया। आज पहली बार उसे जीनियस शब्द तंज नहीं लगा। उसने उत्साह में पूछा, सिस्टम, पूरी लिस्ट दिखाओ, मेरे पास कौन कौन सी डार्क एफिनिटीज हैं? लेकिन सिस्टम अचानक रूखा हो गया। यह मैं नहीं कर सकता होस्ट। अगर आप उन्हें जानना चाहते हैं तो आपको और मॉन्स्टर कोर्स ढूंढने होंगे।
एक एक करके आर्यन चिढ़ गया, क्या बकवास है सिस्टम। माफी चाहता हूँ होस्ट, कुछ जानकारी प्रतिबंधित है। अगर आप जवाब चाहते हैं तो सिस्टम स्पेस में जाए और विलेंस की घाटी वैली ऑफ विलेंस में किसी विलेन से सलाह लीजिए। आर्यन अभी गालियां देने ही वाला था कि अचानक एक रोशनी हुई और वह टेलीपोर्ट हो गया। वह ट्रायल के दरवाजों गेट्स ऑफ वर्थ से बाहर आ चुका था। ट्रायल का समय खत्म हो चुका था। दिकाल स्पेस में एक मरोड़ उठी और पलक झपकते ही आर्यन गेट्स ऑफ वर्थ के विशाल दरवाजों के बाहर वापस आ गया। जमीन पर उतरते ही वह थोड़ा लड़खड़ाया पर खुद को संभाल लिया। धत, समय खत्म भी हो गया। उसने अपने कोट से धूल झाड़ते हुए बुदबुदाया। डूबते सूरज की नारंगी रोशनी पूरे मैदान पर फैली थी, जो वहां मौजूद बचे हुए उम्मीदवारों की हालत को और भी भयानक बना रही थी। चारों तरफ रोशनी के धमाकों के साथ एक एक करके दूसरे छात्र भी बाहर गिर रहे थे। कोई लंगड़ा रहा था, कोई खून से लथपथ था, तो किसी की आंखों में सिर्फ खौफ और हार थी। मैदान में लोहे जैसी खून की गंध और थकावट भरी खामोशी छाई थी। मैं सिर्फ 23 क्रिस्टल जमा कर पाया, सब बर्बाद हो गया। एक लड़का अपने कांपते हाथों से थैली गिनते हुए रोने लगा। आर्यन खामोश खड़ा ये सब देख रहा था। उसे हैरानी नहीं हुई, ये परीक्षा टैलेंट नापने के लिए नहीं बल्कि कमजोरों को छांटने के लिए बनाई गई थी। एक प्रूविंग ग्राउंड जहां या तो आप निखरते हैं या बिखर जाते हैं। अकेडमी ने जानबूझकर इसे इतना क्रूर बनाया था ताकि सिर्फ वही अंदर जा सके जो अपनी जान दांव पर लगाने का दम रखते हों। आर्यन धीरे धीरे असेसमेंट स्टेशन की ओर बढ़ा। वहां लगभग 50 डेस्क लगे थे जहां इंस्ट्रक्टर्स नतीजों की जांच कर रहे थे। जब आर्यन एक डेस्क पर पहुंचा तो उसने अपना स्पेशल बैग इंस्ट्रक्टर के सामने रख दिया। उसके दाहिने हाथ से अभी भी खून टपक रहा था, जो पत्थर के फर्श पर काले धब्बे बना रहा था। इंस्ट्रक्टर ने उसे गौर से देखा, शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि आर्यन जिंदा वापस आएगा। इंस्ट्रक्टर ने बैग को एक सफेद वेरिफिकेशन पॉड में रखा। पॉड नीली रोशनी के साथ चमकने लगा। यह मशीन न केवल चोरी को रोकती थी बल्कि खुद ही क्रिस्टल्स की गिनती करके डेटा सीधे हेडमास्टर और वाइस हेडमिस्ट्रेस को भेज देती थी। इसमें रिश्वत या हेरफेर की कोई गुंजाइश नहीं थी। इंस्ट्रक्टर ने रीडिंग देखी और बिना किसी भावना के कहा, तुम पास हो गए हो। अब वाइस हेडमिस्ट्रेस की घोषणा और टॉप 3 रैंकिंग का इंतजार करो। आर्यन ने अपना बैग उठाया और बिना कुछ कहे एक दूर कोने में जाकर खड़ा हो गया। उसने अपनी हथेली खोली, वहां वह आखिरी मॉन्स्टर कोड था जिसे उसने सोखा था। अब वह पूरी तरह पारदर्शी ट्रांसपेरेंट हो चुका था, जैसे कांच का एक पवित्र मोती। तभी विलीक सिस्टम की आवाज गूंजी, होस्ट, आप खतरे को भूल तो नहीं गए। जैसे ही आप इस कोलिजियम से बाहर कदम रखेंगे, चर्च ऑफ लाइट आप पर सीधा हमला करेगा। और वह वार्डन केरिंडोर जिसे आपने चिढ़ाया था, आपकी अभी की ताकत के हिसाब से आपकी मौत निश्चित है। आर्यन के होंठों पर एक फीकी मुस्कान आई। उसने कोलिजियम के ऊपर लहराते सुनहरे झंडों को देखा। मुझे पता है विली, उसने शांति से कहा, चिंता मत करो, मैंने सब प्लान कर लिया है। मैं यहाँ से इस तरह बाहर निकलूंगा कि किसी की मुझे हाथ लगाने की भी हिम्मत नहीं होगी। सिस्टम चुप रहा। उसके पास आर्यन के दावे को मानने का कोई तार्किक लॉजिकल कारण नहीं था। एक घायल, थका हुआ और अकेला लड़का पूरी चर्च की ताकत का सामना कैसे करेगा? पर आर्यन का आत्मविश्वास कुछ और ही कहानी कह रहा था। तो विली, आर्यन ने अपने दिमाग में बात शुरू की। वह अखाड़े के एक अंधेरे कोने में झुककर बैठा था और उसके चेहरे पर बोरियत साफ झलक रही थी। ये एक शैडो एफिनिटी आखिर क्या बला है और मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूंगा? सिस्टम ने हमेशा की तरह रूखा जवाब दिया, जब आप जवाब जानते हैं तो पूछ क्यों रहे हैं होस्ट? मेरी शक्तियां सीमित हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो विलेंस की घाटी में जाकर सलाह लीजिए। आर्यन ने एक ठंडी सांस ली। उसके घायल हाथ से अभी भी खून की कुछ बूंदें जमीन पर टपक रही थीं। दर्द अब धीमा था पर वह मौजूद था। 10 मिनट बीत चुके थे और वह सिर्फ तमाशा देख रहा था। मैदान से भीड़ धीरे धीरे कम हो रही थी। हारने वाले जा चुके थे और अब कोलिजियम में सिर्फ 700 के करीब उम्मीदवार बचे थे। ये वे लोग थे जो अब इस दुनिया के नए एलीट थे। वे आपस में बातचीत कर रहे थे, भविष्य के गठबंधन अलायंसेस बना रहे थे। आर्यन दूर से ही यह सब देख रहा था। उसे इन दोस्ती यारियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तभी एक दमदार और आदेशात्मक आवाज गूंजी, ध्यान दें उम्मीदवारों। पूरा मैदान शांत हो गया। सामने के ऊंचे प्लेटफॉर्म पर एक महिला खड़ी थी, वाइस हेडमिस्ट्रेस सेल्वरा। उनकी बैंगनी और चांदी के धागों वाली पोशाक दोपहर की धूप में चमक रही थी। मैं आप सभी को बधाई देना चाहती हूँ। उनकी आवाज़ संतुलित थी, न गर्म न ठंडी। आप यहाँ इसलिए खड़े हैं क्योंकि आप जिंदा बचे हैं। आपने ये जगह अपनी मेहनत से कमाई है, किसी किस्मत या धोखे से नहीं। इस पल से आप सिर्फ उम्मीदवार नहीं हैं, आप आधिकारिक रूप से अर्किनवेल एकेडमी के छात्र हैं। मैदान में खुशी की एक लहर दौड़ गई, लेकिन सेल्वारा ने तुरंत अपनी बात के लहजे में कड़वाहट घोल दी। आपने जो सहा वह बाहरी दुनिया का प्रतिबिंब था, क्रूर, नाइंसाफ और बेरहम। आप पास हुए, यह अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि शायद आप उस संसाधन रिसोर्सेज के लायक हैं जो हम आप पर खर्च करने वाले हैं। आर्यन के होंठों पर एक फीकी मुस्कान आई। उसे एकेडमी का ये साफ और बेबाक अंदाज पसंद आया। सेल्वारा ने आगे की घोषणाएं शुरू की। कल से आपकी औपचारिक शिक्षा शुरू होगी, लेकिन उससे पहले मैं उन पुरस्कारों की घोषणा करती हूं जो आपने ट्रायल पास करके कमाए हैं। हर महीने 100 एलिमेंटल क्रिस्टल्स, आपकी पसंद के एलिमेंट के अनुसार। ये सुनकर आम घर के लड़कों की आंखें फटी रह गई। ये हजारों सोने के सिक्कों के बराबर था। ग्रैंड लाइब्रेरी के चौथे स्तर तक मुफ्त पहुंच, जहां जादुई विद्या, कीमियागरी और तंत्र मंत्र का प्राचीन ज्ञान छिपा है।
मंथन के लिए रिसोर्स पैक्स, जादुई कार्ड, पोशंस, माना रिकवरी सिर्फ और अनुष्ठान के स्क्रॉल, सब कुछ मुफ्त। एडवांस ट्रेनिंग चैम्बर्स जो छठे स्तर टियर 6 के जादू को सहने की ताकत रखते हैं। मुफ्त चिकित्सा जिसमें शरीर के कटे हुए अंगों को फिर से उगाने, रीग्रोथ की सुविधा भी शामिल है। परिवार की सुरक्षा, अकेडमी आपके परिवार की शिक्षा, आवास और सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेगी। पूरा कोलिजियम तालियों और खुशी की चीखों से गूंज उठा। कई छात्र रोने लगे, उनके लिए ये सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि उनकी पीढ़ियों की किस्मत बदलना था। आर्यन ने मन ही मन हंसते हुए सोचा, ये राजनीतिज्ञ भी ना क्या गजब का हेरफेर करते हैं। सेल्वारा ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और अंत में एक चुनौती दी, ये सब तो सिर्फ बुनियाद है। अगर किसी को लगता है कि यह काफ़ी नहीं है, अगर आपकी महत्वाकांक्षा और भी बड़ी है तो और मेहनत करो। अकेडमी में ऊपर उठने के रास्ते अंतहीन हैं। आप जितना बटोर सकते हैं बटोर लें, यहाँ कोई सीमा नहीं है। आर्यन ने जम्हाई ली, उसे समझ आ गया था कि अकेडमी ने अपना जाल बिछा दिया है। अब देखना यह था कि कौन शिकारी बनता है और कौन शिकार। वाइस हेडमिस्ट्रेस सेल्वारा ने अपना एक हाथ ऊपर उठाया और हवा में तैरते जादुई निशान सिजिल्स धीरे धीरे ओझल हो गए। पूरे कोलिजियम में एक ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे सब अपनी सांसें रोककर खड़े हों। आज के समारोह को समाप्त करने से पहले मैं छात्रों की एक विशेष श्रेणी स्पेशल क्लास को पहचान देना चाहती हूँ। उनकी आवाज़ अब और भी गंभीर हो गई थी। आप में से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने न केवल इस प्रवेश परीक्षा को पास किया बल्कि उम्मीदों के परखच्चे उड़ा दिए। 35 उम्मीदवारों ने अर्किनवेल रॉयल क्लासरूम में प्रवेश के लिए क्वालिफाई किया है। इनमें से प्रत्येक ने ट्रायल के दौरान कम से कम 1000 एलिमेंटल क्रिस्टल्स हासिल किए हैं। वह सन्नाटा अब अविश्वास में बदल गया। मैदान में कानाफूसी का शोर मच गया। 1000 क्रिस्टल्स, क्या वे राक्षस हैं? क्या यह मुमकिन भी था? जो छात्र 100 या 110 क्रिस्टल्स जमा करके खुद को खुशनसीब समझ रहे थे, उनके हाथ कांपने लगे। सेल्वारा ने बिना रुके जारी रखा, रॉयल क्लासरूम सभी अन्य डिवीजनों से ऊपर है। यहाँ के छात्रों को वे संसाधन मिलेंगे जो आम छात्रों की पहुंच से बाहर हैं, क्लासिफाइड मंथ, टियर 5 डंजन्स और सीधे हाई इंस्ट्रक्टर्स का मार्गदर्शन। लेकिन सबसे बड़ी बात अभी बाकी थी। रॉयल क्लासरूम में कोई ईयर सिस्टम नहीं है। यहाँ फर्स्ट ईयर और 8th ईयर के छात्र एक ही हॉल में साथ पढ़ेंगे। अगर आप में ताकत है तो आप एक साल में भी ग्रेजुएट हो सकते हैं। पूरे मैदान में सन्नाटा पसर गया। अर्किनवेल से ग्रेजुएशन का मतलब था पूरी दुनिया में सर्वोच्च सम्मान। सेल्वारा की आवाज़ फिर से पैनी हुई, और अब इस विशिष्ट समूह के टॉप 3 छात्र। कोलिजियम में तनाव इतना बढ़ गया जैसे कोई खिंचा हुआ तार हो। आर्यन ने दूर से ही ठंडी नज़रों से ये सब देखा। उसे नामों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वह उन्हें पहले से जानता था। तीसरा स्थान एरोन ब्रेकेनवीर, 1023 क्रिस्टल्स। दूसरा स्थान सेलिन ल्यूमिनस, 1101 क्रिस्टल्स। भीड़ में कुछ लोग चौंक गए, दोनों के बीच का फासला बहुत कम था। और फिर सेल्वारा रुकी, और प्रथम स्थान। पूरा मैदान जैसे आगे की ओर झुक गया। सिल्वा फेलिथ, 7,05,562 एलिमेंटल क्रिस्टल्स। ये सन्नाटा नाटकीय नहीं था, ये खौफनाक था। एक छात्र के हाथ से उसकी थैली छूटकर जमीन पर गिर गई। वह इंसान नहीं है, किसी ने फुसफुसा कर कहा। सिल्वा अपनी जगह पर शांत खड़ी थी। उसने सिर्फ जीत हासिल नहीं की थी, उसने सबको दफन कर दिया था। यहाँ तक कि आर्यन के माथे पर भी पसीने की एक बूंद आई। उसे आंकड़े पता थे, पर दुनिया के सामने इसका असर देखना एक अलग ही बात थी। सेल्वारा की आवाज़ फिर गूंजी, आप में से बाकी लोग 100 जमा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, और वह 7 लाख से ज़्यादा ले आए। यही अंतर है पास होने और शासन करने में। अंत में सेल्वारा ने अकेडमी के सबसे खतरनाक नियम की घोषणा की। अर्किनवेल अकेडमी के अंदर छात्रों के बीच लड़ाई कॉम्बैट की अनुमति है। आप चुनौती दे सकते हैं, साजिश रच सकते हैं, द्वंद्व कर सकते हैं, अपमान कर सकते हैं, यहाँ तक कि हड्डियाँ भी तोड़ सकते हैं। कोई इंस्ट्रक्टर बीच में नहीं आएगा। छात्रों ने अपनी सांसें रोक लीं, लेकिन सेल्वारा की आवाज़ बिजली की तरह कड़की, एक लक्ष्मण रेखा है। अकेडमी के अंदर हत्या, किलिंग करना प्रतिबंधित है। अगर कोई इस नियम को तोड़ता है तो उसका कोई ट्रायल नहीं होगा, उसे तुरंत मिटा दिया जाएगा, चाहे वह किसी भी खानदान का क्यों न हो। ताकत ही विशेषाधिकार है। ताकतवर लेते हैं, कमज़ोर सेवा करते हैं। अगर और चाहिए तो और बनो। अर्किनवेल में आपका स्वागत है। अब आप सब जा सकते हैं। अपने परिवार और दोस्तों को अलविदा कहें। कल सुबह अकेडमी के गेट पर रिपोर्ट करें। वाइस हेडमिस्ट्रेस के ये आखिरी शब्द हवा में गूंज कर रह गए। उनकी आकृति धुंधली हुई और वह गायब हो गईं। मैदान पर सन्नाटा छा गया, जिसे कुछ ही पलों में छात्रों के शोर ने तोड़ दिया। उत्तेजना, भ्रम, डर और अविश्वास सब एक साथ बह निकले। 7 लाख, यह मुमकिन ही नहीं है। जरूर उसने कोई धोखाधड़ी की है। छात्र अविश्वास में फुसफुसा रहे थे। भला 7 लाख का आंकड़ा कोई कैसे स्वीकार कर सकता था? और फिर थे वो नियम। अर्किनवेल की क्रूरता की अफवाहें अब हकीकत बन चुकी थीं। अकेडमी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि छात्र कितनी बार टूटते हैं, जब तक कि वे मजबूत बन रहे थे। वहाँ का सिद्धांत सीधा था, जो तुम्हें मारता नहीं, वह तुम्हें और मजबूत बनाता है। मैदान में हीलिंग डिवीजन के लोग सक्रिय हो गए थे। हरे रंग की रोशनी चारों ओर फैल रही थी क्योंकि हीलर्स छात्रों के घाव भर रहे थे। लेकिन अखाड़े के एक सुदूर कोने में एक छात्र अभी भी अकेला बैठा था। राजियल, सायों के बीच बैठा, वह शांति से तमाशा देख रहा था। एक भी हीलर उसके पास नहीं आया। उन्होंने उसे ऐसे नज़रअंदाज किया जैसे उसका कोई वजूद ही न हो। लगता है अकेडमी में मुझे कोई हीलिंग मदद नहीं मिलने वाली। राजियल धीरे से मुस्कुराया। तभी उसकी नज़र दूर खड़े उस वार्डन केरिंडोर पर पड़ी।
वह अभी भी वहीं खड़ा उसे घूर रहा था। उसकी आंखों में एक ऐसी भूख और मारने की इच्छा थी जो हवा को भी मोड़ रही थी। सिस्टम, सब जा रहे हैं। मैं चारों तरफ से आती हुई मारने की इच्छा महसूस कर सकता हूँ। क्या हम भाग रहे हैं या मर रहे हैं? राजियल के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। फिक्र मत करो विली, वे आते ही होंगे। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, संगमरमर के फर्श पर सधे हुए कदमों की आहट गूंजी। भीड़ ने खुद ब खुद रास्ता दे दिया। लोगों की आंखें फटी रह गईं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। संत सेंटेस, कोई बुदबुदाया। सेलिन ल्यूमिनस, जिसके सुनहरे बाल डूबते सूरज की रोशनी में दिव्य चमक बिखेर रहे थे, आगे बढ़ रही थी। उसका चेहरा बर्फ जैसा ठंडा था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। एरोन, वह एरोन रेकेनवीर है। भीड़ में भ्रम और दहशत फैल गई। साम्राज्य के ये भविष्य के स्तंभ राजियल की तरफ बढ़ रहे थे। क्या वे उस पर हमला करेंगे? यहीं अखाड़े के अंदर, उसी बलात्कारी रेपिस्ट पर? मुझे नहीं लगता सेलिन उसे जिंदा छोड़ेगी। पर वह अभी भी यहाँ है, इसका मतलब वह पास हो गया है। सैकड़ों फुसफुसाहटें एक दूसरे से उलझ रही थीं। राजियल शांत खड़ा रहा। एरोन और सेलिन उसके ठीक सामने आकर रुक गए। उनके पीछे 80 के करीब वे छात्र थे जो ट्रायल पास कर चुके थे। पवित्र शूरवीर होली नाइट्स भी पीछे खड़े थे, उनके हाथ तलवारों पर थे। वे राजियल के टुकड़े कर देना चाहते थे, पर सेलिन के आदेश ने उन्हें रोक रखा था। एरोन ने राजियल को देखा। उसके दिमाग में अभी भी उस ड्रैगन एल्डर केरिंडोर की बातें गूंज रही थीं। एल्डर ने राजियल के बारे में ऐसे बात की थी जैसे वह कोई बलिदानी नायक हो जो अपनी भावनाओं को छुपाने में माहिर है। एरोन समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या माने। सेलिन की नज़रें राजियल के चेहरे पर नहीं, बल्कि उसके हाथ पर थीं। उसका दाहिना हाथ पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। खून अभी भी सफ़ेद रुमाल को चीरकर बाहर आ रहा था, लेकिन राजियल के चेहरे पर दर्द की एक लकीर तक नहीं थी, जैसे वह शरीर उसका हो ही न। अंततः राजियल ने अपनी आंखें ऊपर कीं। उसकी नज़रें उन दोनों से मिलीं, और फिर वह मुस्कुराया। उसके होंठों पर एक ऐसी मुस्कान आई जो किसी विलेन की पहचान होती है। खतरनाक, आकर्षक और खूबसूरती से शैतानी। वह उसे चाहकर भी नहीं रोक सकता था, यह उसका स्वाभाविक टैलेंट था। राजियल अचानक रुक गया। उसकी नज़रें उन दो चेहरों पर टिकी थीं, नायक और नायिका। उसके होंठों पर एक नपी तुली मुस्कान थी जो किसी शाही विलेन की तरह बहुत कुछ छिपा रही थी। उसकी योजना जोखिम भरी थी, पर उसे पता था कि यह काम करेगी। वह अपनी चाल शुरू करने ही वाला था कि अचानक एक हाथ उसके कंधे पर आ गिरा। हेयर टिल्डा, दोस्तों, मुझे याद तो किया होगा। एक खुशनुमा आवाज़ ने माहौल के तनाव को झटके में तोड़ दिया। राजियल ने सिर घुमाया। वह रिवन था, वही चिढ़ा देने वाली मुस्कान। वह दिव्य विदूषक, डिवाइन क्लाउन, जो खुद को राजियल का लंगोटिया यार समझ रहा था। राजियल ने झटके से उसका हाथ हटाया, पर रिवन की मुस्कान टस से मज नहीं हुई। अचानक रिवन की नज़र राजियल के खून से लथपथ दाहिने हाथ पर पड़ी। उसने नाटक करते हुए अपने मुंह पर हाथ रखा। दोस्त, तुम घायल हो, क्या तुम्हें दर्द नहीं होता? और अभी तक किसी ने तुम्हें हील नहीं किया। उसने चिल्लाकर आसपास के हीलर्स को पुकारा, पर सबने अपनी नज़रें फेर लीं, जैसे राजियल का वजूद कोई छूत की बीमारी हो। तभी सेलिन के पीछे खड़े गुट से नायलर आगे बढ़ी। उसकी आंखों में घृणा और धार्मिक श्रेष्ठता का जहर था। राक्षसों की मदद कोई नहीं करता, वह चिल्लाई। हमें हक है कि हम अपनी दुआएं किसे दें। और यह चीज़, राजियल की ओर इशारा करते हुए, यह मर जाए तो साम्राज्य का भला होगा। मैं तो चाहती हूं कि इसे तड़प तड़प कर मौत मिले। पूरा अखाड़ा सन रह गया। सेलिन खामोश खड़ी रही। रिवन ने राजियल की ओर देखकर मजाक उड़ाया। लगता है दोस्त सब तुमसे नफरत करते हैं। राजियल का खून खौल उठा। इस बंदे को भगवान किसने बनाया? उसने रिवन की ओर उंगली उठाकर धीमी और बर्फीली आवाज में कहा, मुझे फिर से दोस्त मत कहना, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा, यह मेरा वादा है। फिर वह नायले की ओर मुड़ा। उसकी आवाज़ और भी ठंडी हो गई। और तुम, क्या मैंने तुमसे भीख मांगी थी? तुम ऐसी एक्टिंग क्यों कर रही हो जैसे मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाया हूँ? अगर तुम अपनी तथाकथित दिव्य हीलिंग मुझे देती भी, तो मैं तुम्हारे मुंह पर थूक देता। वह एक कदम आगे बढ़ा। मुझे तुम में से किसी की मदद नहीं चाहिए। तुम सब मुझे घृणा महसूस कराते हो। तुम लोगों के छूने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगा। भीड़ में हलचल हुई। नायला का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। वह हमला करने ही वाली थी कि सेलिन ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। राजियल को महसूस हुआ कि उसका एब्सोल्यूट एरोगेंस, परम अहंकार टैलेंट जाग उठा है, जो उसके गुस्से को और बढ़ा रहा था। धत, मुझे खुद पर काबू पाना होगा। तभी एरन कुछ पूछने के लिए आगे बढ़ा, पर उसे मौका नहीं मिला। अचानक एक कोमल और नाजुक हाथ राजियल के घायल हाथ पर आकर टिक गया। राजियल का हाथ हवा में जम गया। उसने नीचे देखा। सेलिन, वह एक कदम आगे आई थी। उसने पूरी गरिमा और सावधानी के साथ राजियल का लहूलुहान हाथ अपनी हथेलियों में थाम लिया। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके पवित्र सफ़ेद हाथ खून से सन रहे हैं। उसकी आवाज़ फुसफुसाहट जैसी थी। मुझे इसे ठीक करने दो, क्योंकि कोई और ऐसा नहीं करना चाहता। उसकी आंखों में कोई नफरत नहीं थी, कोई गर्व नहीं था। ऐसा लगा जैसे वह सिर्फ एक लड़की थी जो कुछ सुधारना चाहती थी। लेकिन राजियल का चेहरा बिगड़ गया। उसकी आंखों में ऑब्सिडियन जैसी ठंडी चमक आए। उसने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। खून की कुछ बूंदें हवा में उतरीं। मुझे छूने की हिम्मत मत करना। उसकी आवाज़ धीमी थी, पर उसमें कैद गुस्सा किसी ज्वालामुखी जैसा था। शुरुआत से अब तक उसने सेलिन की ओर एक बार भी नहीं देखा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने सेलिन को देखा तो उसका संयम टूट जाएगा। सेलिन ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आवाज़ और भी कोमल हो गई। मैं बस मदद करना चाहती हूँ।
राजियल ने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे उसकी आवाज़ से हवा अपवित्र हो रही हो। दफ़ा हो जाओ, फक ऑफ। दफ़ा हो जाओ। ये शब्द राजियल के होंठों से किसी श्राप की तरह निकले। उसकी धीमी लेकिन काट देने वाली आवाज़ पूरे कोलिजियम में गूंज गई, जिसने वहां की हवा को किसी ब्लेड की तरह चीर दिया। और फिर सन्नाटा छा गया, एक ऐसा बहरा कर देने वाला और दमनकारी सन्नाटा जिसने पूरे अखाड़े को जकड़ लिया। ऊपरी दीर्घाओं में बैठे आम लोगों से लेकर सुनहरी बालकनियों में बैठे रईसों तक हर कोई ऐसे जम गया जैसे वक्त रुक गया हो। चेहरे पीले पड़ गए, लोगों के मुंह फटे के फटे रह गए। ऐसा लगा मानो पूरा कोलिजियम सांस लेना भूल गया है। क्या क्या उसने वाकई ऐसा कहा? क्या उसने सच में ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया? और वो भी उसके लिए, पवित्र सेंटेस के लिए। इस दुस्साहस को देखकर लोगों के जबड़े जमीन पर आ गिरे। हर तरफ फटी आंखें और कांपते हाथ थे। यहाँ तक कि हवा ने भी बहना बंद कर दिया, जैसे दुनिया अपनी सांसें रोककर खड़ी हो, डरी हुई कि अब आगे क्या होगा। कोई इतना लापरवाह, इतना पागल कैसे हो सकता है? क्या उसने मान लिया था कि उसकी मौत तय है? क्या उसने तय कर लिया था कि चूंकि उसका अंत निश्चित है, इसलिए वह अपने अंदर दबी नफरत की हर एक बूंद को बाहर निकाल देगा? यही ख्याल हर किसी के दिमाग में बिजली की तरह दौड़ गया। लोगों ने उसे अपने दिलों में पहले ही मृत घोषित कर दिया था, अब उसके शब्दों ने उस पर मुहर लगा दी थी। कहा जाता था कि सेंटेस के बारे में बुरा सोचना भी मौत की सजा के लायक पाप है। और यहाँ राजियल था जो उसकी आंखों में आंखें डालकर नफरत बरसा रहा था। वह सिर्फ सोच नहीं रहा था, बल्कि हजारों लोगों के सामने चिल्लाकर ये ईश निंदा कर रहा था। वो भी अंधेरे में छिपकर नहीं, बल्कि खुले आसमान के नीचे। और फिर भी एक सवाल सबको कचोट रहा था, क्यों? आखिर सेंटेस ने उस जैसे आदमी की मदद करने की कोशिश ही क्यों की? वही आदमी जिसने कभी उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। अगर इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स था जिससे उसे नफरत करनी चाहिए थी, तो वह राजियल था। उसे तो नफरत से अपना मुंह फेर लेना चाहिए था और उसे वहां रेत पर तड़पते हुए छोड़ देना चाहिए था। लेकिन नहीं, यही बात उसे दूसरों से अलग बनाती थी। इसीलिए उसे ईश्वर ने सेंटेस के रूप में चुना था। जहां दूसरे घृणा से मुंह मोड़ लेते थे, वह खुले हाथों से आगे बढ़ी। जब सबने इनकार कर दिया, तो वह अकेली थी जिसने अपना हीलिंग प्रकाश उस नीच इंसान को देने की पेशकश की। उसकी दया असीम थी, उसकी क्षमा अगाध थी। उसकी कुलीनता दोपहर के सूरज की तरह चमक रही थी, गर्म, चकाचौंध करने वाली और शुद्ध। इसलिए वह भीड़ की नफरत भरी नजरों को पार करते हुए आगे बढ़ी थी। उसने उस आदमी की ओर हाथ बढ़ाया जिसने कभी उसे बर्बाद करने की कोशिश की थी, और उसने उसे बचाने की पेशकश की। इस बात ने दर्शकों की नज़रों में राजियल के विद्रोह को और भी ज्यादा राक्षसी बना दिया। उनका गुस्सा उबल पड़ा। उसकी हिम्मत कैसे हुई? एक महिला जिसके पास उससे नफरत करने का हर अधिकार था, जो अपनी पवित्रता के सिंहासन से उतरकर उसे ठीक करने आई थी, और उसने उसे इस तरह के गंदे अनादर के साथ जवाब दिया। घुटनों के बल गिरकर माफी मांगने और उसकी दिव्य दया के लिए धन्यवाद देने के बजाय उसने उसके मुंह पर अपशब्द कहे। भीड़ खुद पर काबू नहीं रख पा रही थी। मुठ्ठियां खींच गईं, दांत पीसने लगे। अगर सेंटेस सिर्फ एक इशारा कर देती, तो वहां मौजूद हर मर्द और औरत राजियल को वहीं खत्म करने के लिए झपट पड़ता। सब अपनी सांसें रोके इंतजार कर रहे थे। अब सेंटेस क्या करेगी? उसकी गरिमा का इस तरह अपमान होने पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? तनाव इतना गहरा था कि दम घुटने लगे। एरोन, जो इस शोर से अलग खड़ा था, उसने कुछ ऐसा नोटिस किया जो किसी और ने नहीं देखा था। उसने देखा कि सेलिन ने राजियल का हाथ पकड़ रखा था। उसका दिमाग चकरा गया। उसे याद आया कि जब उसने सेलिन का हाथ छूने की कोशिश की थी, तो उसने कितनी घृणा दिखाई थी और तुरंत खुद को शुद्ध किया था। उसे लगा था कि उसका छूना सेलिन को अपवित्र कर गया है। और अब वह राजियल का खून से सना हाथ पकड़े खड़ी थी, जैसे उसे उस गंदगी से कोई फर्क ही न पड़ रहा हो। वह खून उसकी गोरी त्वचा पर लग रहा था, पर वह पीछे नहीं हटी। एरोन को एक अजीब सी जलन और शर्मिंदगी महसूस हुई। हालांकि उसे क्या फर्क पड़ता, लेकिन ये देखना कि सेलिन उससे तो दूर भागती थी और राजियल के पास इतनी सहज खड़ी थी, उसे चुभ रहा था। एक पल के लिए सेंटेस की आंखों में दुख की एक झलक दिखी, एक ऐसी हल्की सी उदासी जिसे भीड़ नहीं देख पाए। लेकिन उस पल में राजियल की ठंडक और उसकी नज़रों की नफरत किसी भी तलवार से ज्यादा गहरा घाव कर गई। उसके शब्द क्रूर थे, पर उसकी आंखें, वे आंखें जो कभी रोशनी से भरी होती थीं, उसके कोमल दिल को चीर रही थीं। माफ करना, उसने अंत में कहा। उसकी आवाज़ धीमी थी और हजार तरह की भावनाओं से भरी थी। उसकी आंखों में भ्रम, पछतावा और पुरानी यादों का एक तूफान था। लेकिन राजियल ने कुछ नहीं कहा। उसकी खामोशी किसी भी गाली से ज्यादा तेज थी। उसकी आंखें जमी हुई स्टील की तरह सख्त थीं। न कोई गर्माहट, न कोई रहम, न उस पुराने लड़के की कोई झलक जिसे वह कभी जानती थी। उसकी नफरत की ठंडक सेलिन की हड्डियों तक पहुंच गई। शांति और गरिमा के साथ वह पीछे हट गई। वह चमक जो उसे सेंटेस बनाती थी, एक पल के लिए धुंधली पड़ गई। बिना एक शब्द कहे वह वापस एरोन के पास चली गई। उसके दुख का बोझ उसके कंधों पर किसी भारी साए की तरह था। एरोन स्तब्ध खड़ा था, उसके विचार उलझ रहे थे। उसकी नज़रें सेलिन की मुट्ठियों पर थीं, उसकी कोमल उंगलियां काम रही थीं। राजियल का खून अभी भी उसकी हथेलियों पर लगा था, और हालांकि वह उसे एक पल में साफ कर सकती थी, उसने ऐसा नहीं किया। सेलिन ने अपनी आंखें मूंद लीं, जैसे पुराने राजियल को याद कर रही हो। वह लड़का जिसकी आंखों में कभी दया थी, जिसकी चमक कभी दिल को सुकून देती थी, वह अब खत्म हो चुका था। भीड़, जो राजियल के टुकड़े कर देने के लिए तैयार थी, अब पूरी तरह भ्रमित हो चुकी थी। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि सेंटेस ने उससे माफ़ी मांगी है। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आई, सेंटेस इतनी शुद्ध और मासूम है कि उन्होंने राजियल की अनुमति के बिना उसे छूने के लिए माफ़ी मांगी है। हजारों गलतफहमियां लोगों के दिलों में पनप गईं, जिसने सेलिन को और भी महान बना दिया।
लेकिन राजियल, माफ करना, ये शब्द उसके दिमाग में जहर की तरह गूंज रहा था। उसका गुस्सा और बढ़ गया। होस्ट, शांत हो जाए, अपनी योजना पर ध्यान दें। हम अभी भी बहुत बड़े खतरे में हैं। यह इन खेलों का समय नहीं है। अगर आप एक अच्छे विलेन बनना चाहते हैं तो खुद पर नियंत्रण रखें। मैं आपसे निराश हूँ। विलेन, भाड़ में गया विलेन। राजियल मन ही मन चीखा। मैं भी इंसान हूँ, मेरी अपनी भावनाएं हैं। इस औरत ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, मुझे कीचड़ में घिसटने के लिए छोड़ दिया। और अब तुम चाहते हो कि मैं मुस्कुराऊं? अगर मैं यहाँ मर भी गया तो मैं अपनी नफरत दिखाकर मरूंगा। मैं कभी झूठी मुस्कान नहीं दूंगा। राजियल ने एक गहरी ठंडी सांस ली। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान उभरी, एक ऐसी मुस्कान जिसने अखाड़े की हवा में पहले से ज्यादा ठंडक भर दी। उसकी नजरें एरोन पर टिकीं। एरोन, जो अब तक चुपचाप सब देख रहा था, राजियल की उन बर्फीली नजरों को देखकर सिहर गया। राजियल ने धीरे से अपना बायां हाथ उठाया और सीधे एरोन के सीने की तरफ उंगली दिखाई। मेरा तोहफा कैसा लगा? क्या तुम्हें पसंद आया? उसकी आवाज़ धीमी और मजाक उड़ाने वाली थी। एरोन के होश उड़ गए। तो वह सच था। उसके सीने में धड़क रहा वह शक्तिशाली ड्रैगन हॉर्ट वाकई राजियल की ही मदद थी। सेलिन भी ये सुनकर दंग रह गई। राजियल ने उसे यह क्यों दिया? वे तो बचपन से एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं। एरोन का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्यों? उसके मुंह से सिर्फ यही एक शब्द निकला। राजियल ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने हाथ से इशारा किया, जैसे कह रहा हो करीब आओ। एरोन हिचकिचाया, पर फिर एक कदम आगे बढ़ाया। उसे पता था कि राजियल अब उसका मुकाबला नहीं कर सकता। एरोन अब बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका था। वह राजियल से सिर्फ एक कदम की दूरी पर खड़ा था। क्या बात है? एरोन ने पूछा। बहुत अच्छे, राजियल ने धीरे से कहा। और बिना किसी चेतावनी के राजियल का बायां हाथ तेजी से हवा में घूमा। पाक! अखाड़े के सन्नाटे में वह आवाज बिजली की कड़क जैसी थी। राजियल का हाथ सीधे एरोन के गाल पर पड़ा। एक भरपूर और सटीक थप्पड़। एरोन हिला तक नहीं। थप्पड़ की ताकत से उसकी आंखें एक सेकंड के लिए बंद हुईं, पर उसे दर्द नहीं हुआ। उसे सिर्फ अपमान महसूस हुआ। पूरे कोलिजियम में चीखें गूंज उठीं। दर्शक सन रह गए। ये कैसी पागलपन वाली हरकत थी? मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। राजियल की आवाज़ अखाड़े के सन्नाटे को चीरते हुए निकली, एक सम्मान के द्वंद्व, ड्यूअल ऑफ ऑनर के लिए। एक पल के लिए किसी ने सांस तक नहीं ली। यहाँ तक कि सिस्टम भी इस बेतुकी हरकत को देखकर खामोश हो गया। सिस्टम ___, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। राजियल की आवाज़ कोलिजियम के सन्नाटे में बिल्कुल साफ और अडिग थी, एक सम्मान के द्वंद्व, ड्यूअल ऑफ ऑनर के लिए। सिस्टम ___, क्या तुम पागल हो गए हो? होस्ट, तुमने जो कुछ भी सहा, उस नरक से तुम सिर्फ इसलिए बचकर बाहर आए ताकि सब कुछ यहाँ ऐसे ही फेंक सको। सिस्टम उसके दिमाग में चीख रहा था, हर शब्द में दहशत थी। पर राजियल हिला तक नहीं। उसने सुनने की जहमत भी नहीं की। उसे पता था कि वह क्या कर रहा है। वह उस खतरनाक मोड़ को समझता था जिस पर वह खड़ा था, और उससे बचने का सबसे अच्छा तरीका यही था। पर यह द्वंद्व उसे कैसे बचाएगा? सम्मान का द्वंद्व। इस साम्राज्य में यह शब्द पवित्र था, इसकी संस्कृति और रूह में बसा हुआ। एक आम आदमी से लेकर बड़े रईस तक सब इस प्राचीन संस्कार का सम्मान करते थे। जब लोगों के बीच सच्चा संघर्ष होता था तो वे इसे सम्मान के द्वंद्व से सुलझाते थे, जहां ताकत और साहस विजेता तय करते थे। साम्राज्य में ताकत ही विशेषाधिकार था। कोई भी चुनौती को बिना अपनी कमजोरी स्वीकार किए मना नहीं कर सकता था। बिना किसी कारण के मना करने का मतलब था अपना सम्मान खोना और बुजदिल कहलाना। नियम साफ थे, हर द्वंद्व के लिए शर्तें होती थीं। एक कीमत। दोनों पक्षों को दांव पर लगी चीज पर सहमत होना पड़ता था, सोना, जमीन, गौरव या खुद जिंदगी। विजेता सब कुछ ले जाता था। कोलिजियम में सन्नाटा छा गया। हजारों आंखें बीच में खड़े उन दो लड़कों पर टिक गईं। एरोन ने, जिसे कुछ पलों पहले थप्पड़ पड़ा था, अपनी गर्दन चिटकाए। उसकी लाल आंखें राजियल पर टिकी थीं। उसके दिमाग में हजारों सवाल चल रहे थे। राजियल ने उसे वह मौका क्यों दिया? ड्रैगन हॉर्ट तक क्यों ले गया? पोर्टल क्यों खोला? यहाँ तक कि ड्रैगन एल्डर को क्यों मनाया? पर अब इससे क्या फर्क पड़ता है? अंत में एरोन ने परीक्षा का सामना किया था। उसने खुद को योग्य साबित किया था। उसे ड्रैगन हॉर्ट खैरात में नहीं मिला था। और थप्पड़, हाँ, यह अपमान था। पर पूरे साम्राज्य के सामने अपना आपा खोना थप्पड़ की जलन से बड़ा अपमान होता। क्या चाहिए तुम्हें, गंदे सुअर? एरोन ने आखिरकार कहा। उसकी आवाज़ धीमी थी। उसने अपनी गर्दन फिर चिटकाई और राजियल को ठंडी नजरों से देखा। उसके अंदर ड्रैगन हॉर्ट की शक्ति उबल रही थी, जो इस अपमान का जवाब मांग रही थी। राजियल की मुस्कान और चौड़ी हो गई, कोमल और लगभग मासूम। एरोन की गाली। उसने उसे फिलहाल जाने दिया। मैं उस थप्पड़ को माफ कर दूंगा। एरोन ने अपनी ठुड्डी उठाई, क्योंकि तुमने मेरी जो मदद की ड्रैगन हॉर्ट दिलाने में, तुम्हारा मकसद जो भी रहा हो, पर इस सम्मान के द्वंद्व के लिए, तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? इसकी कीमत क्या है? वह एक आदर्श रईस की तरह दिखने की कोशिश कर रहा था, पर अंदर उसका अहंकार उसे नोच रहा था। राजियल की मुस्कान टस से मज नहीं हुई। उसे पता था कि एरोन कभी पीछे नहीं हटेगा। वह अपनी जान दे सकता था, पर अपना गर्व नहीं। यही तथाकथित प्रोटागोनिस्ट का स्वभाव था, और राजियल को इसी का फायदा उठाना था। भीड़ अपनी सांसें रोके हुए थी। एक ड्यूक के वारिस को थप्पड़ मारा गया था। सार्वजनिक रूप से चुनौती दी गई थी। अब कोई भी राजियल पर द्वंद्व के बाहर हमला नहीं कर सकता था। ऐसा करना एरोन के लिए अपमान की बात होती। यही वजह थी कि राजियल अभी भी वहां जिंदा खड़ा था। और एरोन, अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। चुनौती ठुकराने का मतलब था अपना सम्मान खोना। जैसे ही एरोन की बातों का मतलब लोगों को समझ आया, ड्रैगन हॉर्ट का सच पूरा कोलिजियम झटके में आ गया। ड्रैगन हॉर्ट, ये खुलासा किसी बिजली के कड़के जैसा था।
एरोन ने खुद इसे स्वीकार किया था और राजियल ने इसे दिलाने में भूमिका निभाई थी। लोगों की आंखें फटी रह गईं। पहले यह पागल लड़का राजियल यहाँ आया, फिर उसने वार्डन को चुनौती दी, फिर सेंटेस को गाली दी और अब ड्यूक के वारिस को थप्पड़ मार दिया। मौत की संभावना 10,000%, पर जितनी बार लोगों ने उसे मृत माना था वह उतनी ही बार बच निकला था। दूसरी तरफ रिवन ने धीरे से सीटी बजाई। वह राजियल के सिर के ऊपर तैरते नंबर 9314 मौतें को देख रहा था। तो ऐसा होता है जब किसी के पास समय में पीछे जाने रिग्रेस की शक्ति होती है, उसने मन ही मन सोचा। उसे लगा कि राजियल हजारों बार मर चुका है और अब बस मजे के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। रिवन ने अपना सिर हिलाया, पूरी तरह से गलतफहमी का शिकार होते हुए। सेलिन, जो एरोन के बगल में खड़ी थी, ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला पर फिर बंद कर लिया। उन दोनों लड़कों के बीच तनाव इतना गहरा था कि उसे महसूस किया जा सकता था। सेलिन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर उसकी कांपती उंगलियां बता रही थीं कि उसके अंदर भी तूफान चल रहा है। हैरानी की बात यह थी कि उस थप्पड़ और अपमान के बावजूद एरोन के रक्षकों प्रोटेक्टर्स ने एक हरकत तक नहीं की। क्यों? क्योंकि राजियल की हरकत में मारने की इच्छा, किलिंग इंटेंट नहीं थी। वह थप्पड़ धीमा और जानबूझकर मारा गया था, जिसका मकसद चोट पहुंचाना नहीं बल्कि अपमानित करना था। एरोन के रक्षक जानते थे कि उनका काम एरोन को मौत से बचाना है, उसके अहंकार और सम्मान के मामलों में दखल देना नहीं। और शायद खुद एरोन भी इस थप्पड़ को सह लेना चाहता था ताकि राजियल ने उसे ड्रैगनहॉर्ट दिलाने में जो मदद की थी, उसका कर्ज वह इस अपमान को सहकर चुका सके। अपनी शर्तें बताओ, एरोन आखिरकार बोला। उसकी आवाज़ धीमी थी पर मुट्ठियां कसी हुई थीं। इस नाटक को खत्म करो। राजियल की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई, इतनी कि उसका चेहरा खतरनाक और विक्षिप्त अनहिंज लगने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मुझे पवित्र वचन, होली प्रॉमिस चाहिए, राजियल ने कहा। उसका स्वर कोमल था पर काट देने वाला। ये शब्द निकलते ही पूरा कोलिजियम जैसे जम गया। फिजाओं में बर्फ सी ठंडक छा गई। हजारों लोगों की सांसें अटक गईं। होली प्रॉमिस। एरोन का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। राजियल ने मजाक उड़ाते हुए कहा, मुझे पता है कि यह तुम्हारे पास है, मुझे वह दे दो। भीड़ सन रह गई। होली प्रॉमिस चर्च ऑफ लाइट द्वारा दिया गया एक दिव्य वचन, एक ऐसी प्रतिज्ञा की चर्च आपकी कोई भी एक इच्छा पूरी करेगा, चाहे वो कुछ भी हो। यह एक ऐसा उपहार था जो एरोन को 4 साल पहले मिला था, जब उसने अपनी जान पर खेलकर सेलिन सेंटेस को एक बड़ी आपदा से बचाया था। राजियल जानता था कि यह कोई दिव्य चीज नहीं है। उसके लिए ये सिर्फ एरोन की उस अजीब किस्मत, प्लॉट आर्मर का एक हिस्सा था जो उसे नायक बनाए रखती थी। और अब राजियल उसे छीनना चाहता था। कोलिजियम में मौजूद हजारों लोगों ने एक साथ थूक कर कहा, किसी ने इतिहास में ऐसी मांग करने की हिम्मत नहीं की थी। होली प्रॉमिस को दांव पर लगाना ऐसा था जैसे अपनी पत्नी को जुए में दांव पर लगाना। ये सिर्फ उसकी कीमत की बात नहीं है, बल्कि यह उस चीज के प्रति घोर अनादर है जो इतनी पवित्र है कि उसे इस तरह के खेल में घसीटा ही नहीं जाना चाहिए। राजियल ने अपनी बाहें चढ़ाईं और उसे ललकारा, क्या तुम डर गए? एरोन ने एक गहरी सांस ली। उसका खून खौल रहा था, पर वह पीछे नहीं हट सकता था। उसने राजियल की आंखों में देखा, आग के बदले आग। एरोन के अंदर अब ड्रैगनहॉर्ट की अपार शक्ति थी। वह हार नहीं सकता था, खासकर राजियल जैसे कमजोर इंसान से, जिसके पास न कोई और था, न जादू और न ही कोई ताकत। एरोन के अहंकार ने अपना फैसला सुना दिया। ठीक है फिर, चलो करते हैं। एरोन की आवाज़ उस तनावपूर्ण हवा को चीरते हुए निकली और अब उसके चेहरे पर भी राजियल जैसी ही एक पागलपन भरी मुस्कान थी। लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें मुझे कुछ ऐसा देना होगा जो इसकी कीमत के बराबर हो, सही कहा ना? एरोन का लहजा चुनौती भरा था। उसका अहंकार उस गुस्से के साथ उबल रहा था जिसे वह बड़ी मुश्किल से काबू में किए हुए था। जैसे ही ये शब्द एरोन के मुंह से निकले, पूरे कोलिजियम ने एक साथ गहरी सांस ली। स्टैंड्स में एक सिहरन दौड़ गई। हजारों लोगों की धड़कनें जैसे एक पल के लिए रुक गईं। अगर राजियल की मांग ईश निंदा थी, तो एरोन का जवाब उससे भी आगे निकल गया था। अब उन दोनों ने ही पवित्रता के मुंह पर तमाचा जड़ दिया था। राजियल ने न केवल होली प्रॉमिस को दांव पर लगाने की हिम्मत की थी, बल्कि एरोन ने उसे दांव पर लगाने की सहमति देकर चर्च के उस पवित्र उपहार को जुए के एक मोहरे में बदल दिया था। अखाड़े के साए वाले किनारे पर खड़े एक रेडियंट नाइट का शरीर तन गया। उसके हाथ अपनी तलवार की मूठ पर जा टिके, उंगलियां कस गईं और आंखें गुस्से से जलने लगीं। उसका कर्तव्य उसे चिल्ला चिल्ला कर आदेश दे रहा था कि वह इस अपमान का बदला ले और उस गंदगी राजियल को जड़ से मिटा दे। पर इससे पहले कि तलवार म्यान से बाहर आती, सेलिन ने अपना हाथ उठाया। वह शांत पर दृढ़ थी। उसकी इंद्रियों ने पहले ही महसूस कर लिया था कि जिस पल उस नाइट ने हरकत की, 20 से ज्यादा मारने की इच्छाएं, किलिंग इंटेंस उस पर लॉक हो चुकी थीं। वे साए में छिपे थे, वार करने के लिए तैयार। सेलिन जानती थी कि अगर वह नाइट हमला करता तो वह पलक झपकते ही मारा जाता। रेडियंट नाइट तुरंत सीधा खड़ा हो गया, उसकी उंगलियां ढीली पड़ गईं। तभी सेलिन की आवाज़ गूंजी, ठंडी और स्थिर, मैं इसकी अनुमति देती हूँ। एक और चीख, जो पहले वाली से भी तेज थी, पूरे मैदान में गूंज उठी। सेलिन के शब्दों ने भीड़ को इतना गहरा सदमा दिया कि ऊंचे स्टैंड्स पर बैठे रईस और दूत भी अपनी सीटों से खड़े हो गए। खुद सेंटेस ने इस अनर्थ को जारी रखने की अनुमति दे दी थी। सेलिन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर अंदर वह झुंझलाहट से जल रही थी। राजियल, तुम क्या कर रहे हो? तुम सबको क्यों उकसा रहे हो? और एरोन, क्या वह नहीं देख पा रहा उसने अभी क्या किया? क्या वह युद्ध शुरू करना चाहता है? पर सेलिन जानती थी कि अगर उसने मना किया तो आग और भी ज्यादा फैलेगी। अच्छा, बहुत अच्छा, राजियल ने अपनी चौड़ी मुस्कान के साथ कहा। उसकी योजना के मोहरे बिल्कुल सही जगह गिर रहे थे।
इन बच्चों के साथ खेलना कितना आसान है, राजियल ने मन ही मन सोचा। सिर्फ जज्बात, कोई कंट्रोल नहीं, बस सही बटन दबाने की देर है। एरोन का संयम उस मुस्कान को देखकर जवाब दे गया, ऐसी गंदी मुस्कान मत बनाओ, मुझे बताओ, मुझे बदले में क्या मिलेगा। वह अब राजियल को नीचा दिखाने पर उतर आया। तुम्हारे पास देने के लिए है ही क्या? मैंने सुना है तुम बेघर हो। लात मार कर निकाले गए, न परिवार न नाम, कुछ भी नहीं। एरोन अब जानबूझकर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था। वह उसे नीचा दिखाना चाहता था, वह एक ऐसा रईस दिखना चाहता था जो अपनी मर्यादा नहीं खोता, पर राजियल ने उसे अपमान के उस गड्ढे में खींच लिया था जहां से वह बिना अपनी गरिमा खोए वापस नहीं आ सकता था। भीड़ इन दोनों के बीच के इस तूफान में जम गई थी। द्वंद्व अब निश्चित था, अपरिहार्य था। राजियल के चेहरे पर वह मुस्कान अभी भी बनी हुई थी। उसने जवाब देने के लिए मुंह खोला, पर एक पल के लिए उसकी मुस्कान लड़खड़ाई। उसके होंठ खींच गए और आंखों में कुछ तीखा और खतरनाक सा कौंधा। गुस्से और दर्द की एक झलक उसके चेहरे से गुजरी, इतनी तेज कि लगभग सबने उसे मिस कर दिया। एरोन ने वह देख लिया था। राजियल के चेहरे पर वह दर्द और गुस्से की हल्की सी झलक एरोन के लिए किसी जीत जैसी थी। हाँ, एरोन धीरे से हंसा, उसकी आंखों में मजाक उड़ाने वाली चमक थी। लगता है मैंने किसी दुखती रग पर हाथ रख दिया है ना? आखिरकार वह लड़का जो अब तक अछूता और पागल सा व्यवहार कर रहा था, उसके मुखौटे में पहली दरार दिख गई थी। ये पहला संकेत था कि इस विक्षिप्तता के नीचे कुछ ऐसा है जिसे चोट पहुंचाई जा सकती है। भीड़, जो अब तक खामोश थी, इस बदलाव को ताड़ गई। अखाड़े में एक क्रूर हंसी गूंजने लगी। वह लड़का जिसने उनका अपमान किया था, उनकी आस्था का मजाक उड़ाया था, उसे भी घायल किया जा सकता था। लेकिन सेलिन बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, उसका सिर झुका हुआ था और चेहरे पर बालों का साया था। उसके हाथ कांप रहे थे, इतनी धीमी तरह से कि किसी ने ध्यान नहीं दिया। वह कुछ नहीं बोली, पर उसके दिल में क्या तूफान था कोई नहीं जानता था। और राजियल, उसने सिर्फ कंधे उचकाए। भीड़ की हंसी उस पर से ऐसे गुजर गई जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। उसकी मुस्कान वापस आ गई। किसे परवाह है, उसने बेहद हल्के लहजे में कहा। हाँ, तुम सही हो, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास दौलत नहीं है, मेरे पास देने के लिए ऐसी कोई कीमती चीज नहीं है। भीड़ और तेज हंसी, पर तभी, लेकिन इसके बारे में क्या ख्याल है? राजियल की मुस्कान पैनी हो गई। मैं तुम्हें अपने शाही रक्त का सार, रॉयल ब्लडलाइन एसेंस देने का प्रस्ताव रखता हूँ। तुम यह नहीं कह सकते कि यह काफी नहीं है, सही कहा ना? अखाड़ा जम गया, हंसी जैसे गले में ही फंस गई। और फिर एक चीख गूंजी, पर वह एरोन की नहीं थी, वह सेलिन थी। क्या? वहां उठी, शब्द उसके मुंह से अनजाने में निकल गए। उसकी आंखों में खौफ था, असली खौफ। उसने अपना हाथ मुंह पर रख लिया, जैसे उन शब्दों को वापस खींचना चाहती हो। राजियल ने उसकी ओर देखा तक नहीं, उसका पूरा ध्यान एरोन पर था। एरोन खुद स्तब्ध खड़ा था। क्या तुम गंभीर हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। शाही रक्त का सार, रॉयल ब्लडलाइन एसेंस। ये शब्द अपने आप में अकल्पनीय भार रखते थे। हर किसी के पास खून होता है, पर ब्लडलाइन एसेंस, यह उस वंश की शक्ति, उसके टैलेंट और उसके उपहारों की जड़ होती है। इसे स्वेच्छा से देने का मतलब था अपनी पूरी विरासत और क्षमता किसी और को सौंप देना। हैरानी की बात यह थी कि राजियल विरलन परिवार का शुद्ध वंशज था, एक ऐसी ब्लडलाइन जो साम्राज्य में सर्वोच्च मानी जाती थी। अगर कोई इस सार को हासिल कर ले तो वह एक अल्ट्रा जीनियस बन जाएगा, जिसकी प्रतिभा शाही परिवार के बराबर होगी। भले ही राजियल खुद टैलेंटलेस था, पर उसका खून शुद्ध, प्योर था। समस्या उसके खून में नहीं, उसके अंदर के किसी अवरोध में थी। और सबसे खौफनाक बात, अपना ब्लडलाइन एसेंस शरीर से निकालने का सीधा मतलब था मौत। एरोन के मन में लालच बढ़ने लगा। ये बुरा विचार नहीं है। एक शाही ब्लडलाइन का सार मिलना लगभग नामुमकिन था। कोई परिवार इसके लिए युद्ध छेड़ देता, पर राजियल, उसे तो उसके परिवार ने बेदखल कर दिया था। विरलन परिवार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एरोन सौदा पक्का करने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था कि तभी एक आवाज हवा को चीरती हुई आई। छोटे भाई, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें अपनी बड़ी बहन के पास आकर मांगना चाहिए। ये सब करने की क्या जरूरत है? ये शब्द बहुत ही कोमल थे, पर उनके नीचे छिपी ठंडक हड्डियों को जमा देने वाली थी। आवाज थोड़ी कांप रही थी, जैसे बोलने वाली अपनी कोमलता को बड़ी मुश्किल से बनाए रखने की कोशिश कर रही हो। छोटे भाई, शायद तुम्हें जो कुछ भी चाहिए उसके लिए अपनी बड़ी बहन के पास आना चाहिए। ये सब करने की क्या जरूरत है? वह आवाज हवा में तैरती हुई आई, कोमल, लगभग ममता भरी, लेकिन उसके नीचे छिपी ठंडक इतनी तीखी थी कि वह हड्डियों को चीर दे। जैसे ही यह आवाज अखाड़े में पहुंची, पूरा कोलिजियम सन रह गया। एकदम घोंटने वाला सन्नाटा। ऐसा लगा मानो दुनिया ने सांस लेना बंद कर दिया हो। चेहरे जम गए, आंखें फटी रह गईं, हर चेहरे पर खौफ किसी साए की तरह रेंगने लगा। यहाँ तक कि एरोन, जो अपनी बात कह ही रहा था, बीच में ऐसे रुक गया जैसे उसे लकवा मार गया हो। उसका मुंह खुला का खुला रह गया, शब्द गले में ही मर गए। उसके माथे से पसीने की एक बूंद टपकी। नहीं, मुमकिन नहीं है। एरोन का दिल सीने में हथौड़े की तरह बजने लगा। टिक टिक टिक, पत्थर पर जूतों की साफ और स्थिर आवाज सन्नाटे में गूंजी। हर कदम भीड़ के शोर से भी ज्यादा तेज सुनाई दे रहा था। और फिर उन्होंने उसे देखा, कुलीनता और आतंक का एक मिश्रण। उसके गहरे शाही बैंगनी, रॉयल पर्पल बाल उसकी पीठ पर रेशम की नदी की तरह बह रहे थे। उसकी वैसी ही बैंगनी आंखें जंगली ठंडी आग की तरह जल रही थीं। उसकी कमर पर लटकी तलवार की म्यान काली थी, जिसके बारे में अफवाह थी कि उसने अनगिनत बार खून चखा है। उसके कंधों पर गहरा बैंगनी केप लहरा रहा था। नोवा विरलन, विरलन ड्यूक परिवार की सबसे बड़ी बेटी, जिसे लोग विरलन की रेवन प्रिंसेस ऑफ विरलन कहते थे।
उसके दिखने मात्र से कोलिजियम का तापमान गिर गया। लोगों ने बिना कहे रास्ता दे दिया। कुछ तो अपने घुटनों के बल गिर गए और अपना सिर जमीन से लगा लिया, सम्मान में नहीं बल्कि इस डर से कि कहीं उनकी नजरें उससे न मिल जाएं। नोवा विरलन, वो औरत जो छोटी सी बात पर भी कत्लेआम कर देती थी। असहमति, मौत, अनादर, मौत। वह एक साइकोपैथ के रूप में कुख्यात थी। वह किसी की ओर नहीं देख रही थी। उसकी नजरें सिर्फ एक चेहरे पर टिकी थी, राजियल। वह उसके सामने आकर रुक गई। सिस्टर नोवा, सेलीन की आवाज में हैरानी थी। उसने भी नहीं सोचा था कि नोवा नीचे आएगी, पर नोवा ने उसे अनसुना कर दिया, जैसे सेलीन वहां हो ही न। राजियल ने नोवा की ओर नहीं देखा। उसकी आंखें अभी भी एरोन पर टिकी थीं, स्थिर और ठंडी। जारी रखो, राजियल ने धीरे से कहा। क्या तुम द्वंद्व ड्यूल स्वीकार कर रहे हो या नहीं? एरोन की हालत खराब थी। वह राजियल और नोवा के बीच फंसा हुआ महसूस कर रहा था। क्या ये कोई मजाक है? इसने इसे छोटा भाई कहा। क्या ये वही औरत नहीं है जिसने इसे सरेआम लोहे के कोड़ों से पीटा था? क्या ये वही है जिसने अनुशासन के नाम पर इसे लहूलुहान कर दिया था? एरोन को लगा कि उसकी किस्मत अब उसे दगा दे रही है। नोवा वहां एक ऊंचे साए की तरह खड़ी थी। वह 6 फुट 1 इंच लंबी थी और हील वाले जूतों में वह और भी विशाल लग रही थी। राजियल 5 फुट 10 इंच का सिर उसके सीने के ठीक ऊपर तक आ रहा था। नोवा के सी साइज ब्रेस्ट लगभग उसके चेहरे के लेवल पर थे, पर राजियल ने एक नज़र भी उस पर नहीं डाली। क्या तुम मुझे नज़रअंदाज कर रहे हो? नोवा ने नीचे झुककर पूछा। उसकी उंगलियां राजियल के गालों पर पहुंची और उसने जबरदस्ती उसका चेहरा अपनी ओर घुमाया। अब तुम अपनी बहन को देखना भी नहीं चाहते? मुझे छूने की हिम्मत मत करना। राजियल की दहाड़ बिजली की कड़क जैसी थी। उसने नोवा का हाथ झटकने की कोशिश की, पर उसे ऐसा लगा जैसे वह ठोस लोहे पर हाथ मार रहा हो। नोवा का हाथ टस से मस नहीं हुआ। नोवा ने उसके प्रहार की परवाह नहीं की। उसने उन आंखों में देखा जिन्हें उसने 5 साल से नहीं देखा था, और जो उसे वहां मिला उसने उसकी सांस रोक दी। नफरत, शुद्ध, असीम नफरत और घृणा। तो तुम अपनी बहन से नफरत करने लगे हो? उसने पूछा। वह बार बार बहन शब्द का इस्तेमाल कर रही थी, जैसे खुद को यकीन दिलाना चाहती हो कि उनके बीच कोई रिश्ता बचा है। मेरी कोई बहन नहीं है, राजियल ने जहर बुझी आवाज में फुसफुसाया। उसने झटके से अपना चेहरा उसकी पकड़ से छुड़ाया। इस खींचातानी में नोवा की उंगलियों की पकड़ इतनी सख्त थी कि राजियल के चेहरे से खून रिसने लगा। राजियल के चेहरे पर खून की उन बूंदों को देखकर नोवा का हाथ तुरंत पीछे हट गया, जैसे वह जल गया हो। उसे एहसास हुआ कि उसने उसे फिर से घायल कर दिया है। सेलीन पास आना चाहती थी, पर रुक गई। नोवा अपनी कांपती उंगलियों को देख रही थी जिन पर राजियल का खून लगा था। मैंने उसे फिर से लहूलुहान कर दिया। वह मुझसे कितनी नफरत करता होगा। तुम इतने समय तक कहाँ थे? नोवा ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी। उसकी आवाज में कोमलता का नामोनिशान नहीं था, सिर्फ एक विरलन कुलीन की ठंडी सत्ता थी जो जवाब मान रही थी। उसने राजियल के गालों से बहते खून को अनदेखा करने की कोशिश की, जैसे वह उन सवालों पर ध्यान केंद्रित करना चाहती हो जिन्होंने उसे सालों से परेशान कर रखा था। राजियल ने अपने हाथ के पिछले हिस्से से चेहरे का खून पोंछा। उसकी आंखें नोवा की आंखों में धंसी थीं। तुम्हें इस बात की परवाह क्यों है कि मैं कहाँ था, और मैं तुम्हें कुछ भी क्यों बताऊं? नोवा की आंखें सिकुड़ गईं। तुम भागे क्यों? तुम्हें सजा मिली थी, कठोर थी, पर तुम उसके हकदार थे। तुम्हारी गलतियों की कीमत हमने चुकाई है। तुम्हारा भाग जाना समझ से परे है। उसकी आवाज़ के अंत में एक हल्का सा खिंचाव था, जैसे कोई पुराना सवाल उसे भीतर ही भीतर डस रहा हो। राजियल के अंदर गुस्से की एक लहर उठी, पर उसने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। वह उसे अपनी भावनाओं का तमाशा देखने की संतुष्टि नहीं देना चाहता था। इससे क्या फर्क पड़ता है? राजियल की आवाज़ कड़वाहट से भरी थी। मैंने वही किया जो मैं चाहता था। तुमने मुझे सजा दी क्योंकि तुम्हें लगा मैं उसका हकदार था, ठीक है, और मैंने वो किया जो मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए। पर बताओ, क्या मैं तुम्हारा कुछ लेकर भागा? क्या मैंने ऐसी कोई चीज़ ली जो तुम्हारी थी? नहीं, क्योंकि तुम लोगों के पास ऐसा कुछ था ही नहीं जो कभी मेरा रहा हो। उसने कंधे उचकाए, जैसे उन रिश्तों का उसके लिए कोई मूल्य न बचा हो। नोवा उसे देखती रही। तुम बचकानी हरकतें कर रहे हो, अपरिपक्व और नाटकबाज। ये नफरत जो तुम पाले हुए हो, ये तुम्हारी अपनी गलती का नतीजा है। तुम मुझसे नफरत कर सकते हो, माँ से नफरत कर सकते हो, ठीक है, पर जो हुआ उसे तोड़ मरोड़ कर पेश मत करो और यहाँ बेगुनाह शिकार होने का ढोंग मत करो। हमने वही किया जो सही था। उसकी आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी थी। भूल न मत, तुमने घिनौना काम किया था। बेदखल करना जरूरी था, और हमने तुम्हारे गुनाहों का हर्जाना भरा है। तुम्हें अंदाजा भी है कि परिवार ने तुम्हारे लिए क्या क्या कुर्बान किया। नोवा ने एक ठंडी, समझाते हुए लहजे में जारी रखा, और अंत में तुमने क्या किया? तुम भाग गए। एक शब्द नहीं, माँ को या मुझे एक शुक्रिया तक नहीं कहा। और यह मत कहना कि हमने तुम्हें लावारिस छोड़ दिया था। माना कि परिवार से कोई नाता नहीं रहा था, पर हमारे पास इतनी ताकत थी कि हम तुम्हारे खाने और कपड़ों का इंतजाम रखते। तुमने खुद गायब होने का फैसला किया। अखाड़े के सन्नाटे में नोवा की आवाज़ गूंज रही थी। राजियल उसे देखता रहा और फिर अचानक पफ, उसने एक ठंडी हंसी छोड़ दी, और फिर वह हंसने लगा। हा 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 हा। वह हंसी तेज और पागलपन भरी होती गई। उसने अपना हाथ चेहरे पर रख लिया और उंगलियों के बीच से हंसी फूटने लगी। बचकानी, नाटकबाज। शुक्रिया कहूँ उन लोगों को, शुक्रिया कहूँ जिन्होंने बिना किसी भरोसे के मुझे जानवर की तरह पीटा। क्या मुझे नफरत करने का भी हक नहीं है? हंसी अचानक रुक गई। उसके होंठों पर एक बर्फीली मुस्कान आई। उसने नोवा की ओर एक मजाक उड़ाने वाला झुककर सलाम बो किया। बस मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अकेला ही ठीक हूँ। मेरे कोई माँ बाप नहीं है।
मेरा कोई परिवार नहीं है, और जैसा कि अभी किसी ने याद दिलाया, मैं बेघर भी हूँ। उसके शब्दों से जहर टपक रहा था। और सुनो, तुम जिसे ढूंढ रही थी वह मर चुका है। मुझे अब एक अनाथ समझो, एक बहुत खुश अनाथ। यह मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था। उसने अपनी बाहें फैला दी। मैं एक बलात्कारी हूँ, एक नीच इंसान, है ना? मैं तो उन लोगों को शुक्रिया कहने के काबिल भी नहीं हूँ जिन्होंने मेरी मदद की। नोवा उसे देखती रही। ये वह राजियल नहीं था जिसे वह जानती थी। ऐसा लगा जैसे वह लड़का वाकई मर चुका हो और सिर्फ एक कड़वा भूत बाकी हो। अगर उसकी जगह कोई और होता तो नोवा उसे अब तक 8 फुट जमीन के नीचे गाड़ चुकी होती। पर वह वहां खड़ी थी, उसे सुन रही थी और यही बात साबित कर रही थी कि वह अब भी उसकी परवाह करती है। माँ और मैं, हमने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की। नोवा की आवाज़ में एक अनकहा दर्द था। तभी सेलिन आगे बढ़ी। सिस्टर नोवा। वह असमंजस में थी। वह जानती थी कि राजियल के जाने के बाद नोवा ने उसे ढूंढने के लिए कितनी रातें जागी हैं। पर नोवा ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उसने सेलिन की ओर इशारा किया और राजियल से कहा, इसे देखो। ये तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त थी, है ना? जिसने तुम पर भरोसा किया था और तुमने उस पर हमला किया। क्या तुम्हें समझ आता है कि भागने के बाद इसे किस दौर से गुजरना पड़ा? इसके बावजूद इसने अभी तुम्हारी मदद करने की कोशिश की, और तुम सिर्फ नफरत दिखा रहे हो। बताओ राजियल, जब तुम आईने में खुद को देखते हो तो तुम्हें क्या दिखता है? राजियल ने कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर वही खोखली मुस्कान बनी रही। उसने सेलिन की ओर एक नज़र तक नहीं डाली। उसकी नफरत ही अब उसकी ढाल थी। क्या मैंने पहले नहीं कहा? राजियल की मुस्कान टेढ़ी हो गई। उसकी आवाज़ में जहर था। मैं पूरी तरह से घिनौना हूँ। मैं दोस्ती के लायक नहीं हूँ। मैं तो भले लोगों के पास रहने के लायक भी नहीं हूँ। क्या पता, शायद सिर्फ उनसे बात करने से, उन्हें देखने से मैं उन्हें भी गंदा कर दूँ। उसकी आंखों में कड़वाहट भरी मजाक थी। उसने अपनी बाहें फैला दी जैसे सबको इसे नकारने की चुनौती दे रहा हो। और मुझे नहीं पता कि तुम मेरे मामलों में दखल क्यों दे रही हो, उसने काटते हुए लहजे में जोड़ा। मुझे याद नहीं कि मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता है, या यहाँ किसी के भी साथ है क्या? उसकी मुस्कान खोखली थी। उसके शब्द ब्लेड की तरह पहने थे, लेकिन अंदर ही अंदर उसके विचार उलझ रहे थे। धत, यह अभी तक यहाँ क्या कर रही है? उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जिसे उसने अपनी ठंडी मुस्कान के पीछे छिपा रखा था। उसे यहाँ नहीं होना चाहिए था। ये सब इस तरह नहीं होना चाहिए था। उसने मन ही मन आह भरी। उसके कारण मेरा पूरा प्लान चौपट हो गया। ओरिजिनल कहानी में उसे यहाँ कभी नहीं होना चाहिए था। हाँ, उसे ट्रायल सेरेमनी में शामिल होना था क्योंकि शाही राजकुमारी एकेडमी ज्वाइन कर रही थी और विरलन परिवार के मुखिया ने नोवा को वहां मौजूद रहने का आदेश दिया था। लेकिन औपचारिकताएं पूरी होते ही वह हमेशा जल्दी निकल जाती थी। जैसे ही राजकुमारी गई, नोवा को भी चले जाना चाहिए था, लेकिन वह अभी भी यहाँ है। राजियल ने कैलकुलेट किया था कि शायद 20% चांस है कि वह रुक जाए, पर उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। ये ठंडी, खतरनाक औरत उसके सामने खड़ी थी और उसके प्लान को तहस नहस कर रही थी। एक छोटी सी गलत गणना, लेकिन सब कुछ बर्बाद करने के लिए काफ़ी। फिर भी इससे कुछ नहीं बदला। उसका प्लान काम करेगा, उसे करना ही होगा। बेशक वह उसे नहीं मारेगी अगर चीज़ें प्लान के मुताबिक चलीं। लेकिन नोवा अपने खून खराबे और अस्थिर व्यवहार के लिए जानी जाती थी, यहाँ तक कि ओरिजिनल नोवेल में भी उसे एक साइकोपैथ कहा गया था। अभी उसके सामने खड़े होकर राजियल को पता था उसके मरने के चांस 70% से ऊपर थे। तो मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं इस मौत के जाल में क्यों आया? क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं था। यह एक जुआ था, अपनी जान की बाजी। नोवा की आवाज़ उसके ख्यालों को चीरती हुई आई, उसके शब्दों को दोहराते हुए, धीमी और ठंडी। दखल देना। उसने अपना सिर हिलाया। उसका चेहरा स्टील जैसा सख्त था। तुम वो हो जो अपनी जान फेंक रहे हो। अगर मैं बीच में नहीं आती तो तुम अपनी मौत की तारीख खुद लिख चुके होते। मैंने सोचा शायद मैं तुम्हें जीने का एक मौका दूं, क्योंकि एक बार फिर तुम मेरे भाई हो। उसका लहजा सख्त था। उसकी आवाज़ में कड़वाहट नफरत नहीं थी, यह उसके पद और अधिकार का भार था। कोमलता उसके बस की बात नहीं थी। मैं वैसे भी कभी मरने वाला नहीं था। राजियल ने अपनी आंखें घुमाई। उसकी आवाज़ बोरियत भरी थी। वह इसे खत्म करना चाहता था, लेकिन वह तब तक नहीं जा सकता था जब तक उसे वह नहीं मिल जाता जिसके लिए वह आया था। उस डरपोक एरोन को अभी भी राजी होना था। और एरोन, ड्यूक परिवार का वारिस। जब से नोवा आई थी, उस डरपोक ने राजियल की तरफ देखने की हिम्मत तक नहीं की थी। जैसे उसे डर हो कि कहीं नोवा उसे सिर्फ देखने के लिए ही न मार दे। ड्यूक के वारिस का गौरव, राजियल ने कड़वाहट से सोचा। नोवा की आंखें थोड़ी सी कीड़ गईं। कभी मरने वाले नहीं थे, है ना? मुझे अंदाज़ा लगाने दो, तुम क्या प्लान कर रहे थे? क्या उसे सम्मान के द्वंद्व, ड्यूअल ऑफ ऑनर के लिए उकसा रहे थे? उसके शब्द बर्फ की तरह सन्नाटे को चीर गए, क्योंकि नियमों के मुताबिक सम्मान का द्वंद्व उसी दिन नहीं लड़ा जा सकता। हमेशा एक तैयारी की अवधि होती है, 1 हफ्ते से लेकर 1 साल तक। और तुम सबसे लंबी अवधि चुनते, 1 साल या 2 महीने, ताकि तुम थोड़ा और जी सको। उसकी नज़रें उस पर गड़ी थीं, क्योंकि उसके समर्थन और उसके सम्मान की बात होने के कारण कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा पाता। तुम्हें मारना उसके परिवार का सीधा अपमान होता। इसलिए बेशक वह सबसे विनती करता कि तुम्हें अकेला छोड़ दें। और जिन लोगों को तुमने आज उकसाया है, वे ड्यूक के वारिस से दुश्मनी मोल लेने का रिस्क नहीं लेते। इस तरह तुम अपने लिए सांस लेने के कुछ और महीने खरीद लेते। उसने अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों में घृणा और निराशा थी। शायद बीच में भागने की कोशिश करते। नोवा ने जम्हाई ली, पर कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ, तुम मारे जाते, चाहे वो आज हो या उस दिन। नोवा ने राजियल के पूरे प्लान की धज्जियां उड़ा दी थीं।
वह RAVEN विरलन की गुप्त खुफिया फोर्स की चीफ थी। उसके लिए इस तरह की साजिशें बच्चों का खेल थीं। राजियल हैरान नहीं था, वह जानता था कि वह इसे भांप लेगी। मैदान में मौजूद भीड़ दंग रह गई। क्या ये बच्चा इतना खतरनाक मास्टरमाइंड था? सबकी निगाहें अब एरोन पर टिक गईं, वह शख्स जिसे एक कमज़ोर लड़के ने लगभग बेवकूफ़ बना दिया था। एरोन ने अपना चेहरा शांत रखा, पर उसकी मुट्ठियां खींच गईं। अब वह उस जाल को पूरी तरह समझ गया था। पर फिर भी उस इनाम ब्लडलाइन एसेंस के सामने ये शर्मिंदगी क्या थी? वह द्वंद्व स्वीकार करना चाहता था, फायदे बहुत बड़े थे, बस एक ही समस्या थी। नोवा विरलन परिवार सबसे ताकतवर था और एरोन उससे दुश्मनी नहीं चाहता था। राजियल ने कंधे उचकाए। मैं अभी भी कहता हूं कि मैं नहीं मरता, उसने अपनी आंखों को घुमाते हुए जवाब दिया। उसकी आवाज़ में विद्रोह था। क्या इसे वाकई लगता है कि मेरा प्लान समझना इतना आसान है? मैं अभी भी कहता हूं कि मैं नहीं मरता, राजियल ने अपनी आंखों को घुमाते हुए जवाब दिया। उसकी आवाज़ में विद्रोह था, पर अंदर ही अंदर उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। क्या इसे वाकई लगता है कि मेरा प्लान समझना इतना आसान है? ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम उससे होली प्रॉमिस पवित्र वचन मांगने वाले थे, है ना? नोवा की आवाज़ हवा को चीरते हुए आई, जो स्टील की तरह ठंडी थी। उसकी नज़रें राजियल पर इस तरह टिकी थीं जैसे वह उसे किसी खुली किताब की तरह पढ़ रही हो। तुम सोच रहे थे कि अगर तुम उसे हरा दोगे और होली प्रॉमिस जीत लोगे तो तुम चर्च को अपना गुनाह माफ़ करने के लिए मजबूर कर दोगे। वही गुनाह जो तुमने सेलीन के साथ करने की कोशिश की थी। और उन्हें इसे मानना ही पड़ता, क्योंकि होली प्रॉमिस अटूट है, पवित्र है। नोवा की आंखें सिकीड़ गईं। और एक बार जब ये हो जाता तो तुम्हें जिंदगी भर मौत के डर में नहीं जीना पड़ता। कोई साया तुम्हारा पीछा नहीं करता। भीड़ सन रह गई। वे आखिरकार समझ गए कि राजियल का असली दांव क्या था। सेलीन के होंठ भी हैरानी से खुल गए। तो उसने ये सब खुद को सुरक्षित करने के लिए किया। नोवा ने जारी रखा, हर कोई जानता है कि राजियल चर्च का शाश्वत दुश्मन है। तुम तभी बच सकते हो जब तुम्हारे पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत हो, या फिर वह होली प्रॉमिस। क्योंकि भले ही सेंटेस खुद कह दे कि इसे चोट मत पहुंचाओ, फिर भी अनुयायी फॉलोअर्स तुम्हें मार देते। तुम्हारा अपराध इतना घिनौना था, वे तुम्हें मार देते और बाद में सेंटेस की बात टालने के पाप के लिए खुदकुशी कर लेते। उसने अपना सिर हिलाया। तो हाँ, जिंदगी भर डर में रहने के बजाय तुमने यही एक रास्ता देखा था, है ना? मैदान में कानाफूसी होने लगी। लोग राजियल की इस पागलपन भरी चाल की गहराई देखकर दंग थे। एरोन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसे गुस्सा आ रहा था। क्या इसे वाकई लगता है कि यह जीत पाता? 100 सालों में भी नहीं। पर नोवा की मौजूदगी ने उसे चुप रखा। और राजियल, उसने बेशर्मी और अहंकार के साथ अपनी बाहें फैला दीं। क्या दिमाग का इस्तेमाल करना अब अपराध हो गया है? उसने मजाक उड़ाते हुए कहा। नोवा ने उसे देखा, उसकी आंखों की ठंडक और गहरी हो गई। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम उसे हरा सकते थे? राजियल ने कोई जवाब नहीं दिया, पर उसके चेहरे का घमंड ही काफी था। वह 16 साल की उम्र में एक स्वॉर्डमास्टर है, नोवा ने एरोन की ओर इशारा करते हुए कहा। उसके रगों में शाही खून है। ड्यूक परिवार ने उसे दुनिया के सबसे बेहतरीन संसाधनों से पाला है। और तुम्हारे पास क्या है? उसके शब्द बर्फ की तरह चुभ रहे थे। क्या तुम में इतनी धृष्टता है कि तुम उसके खिलाफ जीत का सपना देखो? अपनी बचकानी दुनिया से बाहर आओ। तुम्हारे पास न माना है, न औरा, न कोई ट्रेनिंग और न ही कोई नाम। वह तुम्हें बिना उंगली उठाए कुचल सकता है। आखिर यह अहंकारा कहाँ से रहा है? नोवा ने अपने दांत भींचे। वह खुद पर गुस्सा थी कि उसे अपने भाई की कमजोरी को इतने कड़वे शब्दों में कहना पड़ रहा था, वह कमजोरी जिससे उसने हमेशा उसे बचाने की कोशिश की थी। बिना ताकत के योजना बनाना बेकार है। नोवा की नज़रें राजियल के चेहरे पर जमी थीं। वह उस मुखौटे में कोई दरार ढूंढ रही थी, पर राजियल की आंखें शांत थीं, बहुत शांत। नोवा फिर चिल्लाए, क्या तुम यहाँ मौजूद लोगों को देख रहे हो? चारों तरफ देखो। उसने उंगली से पूरे कोलिजियम की ओर इशारा किया। यहाँ एक भी इंसान ऐसा नहीं है, अपने सपनों में भी नहीं, जिसे यकीन हो कि तुम उस लड़के से जीत सकते हो। एक भी नहीं। और यह भी याद रखो, बाहर कोई तुम्हें पसंद नहीं करता। इस पूरे अखाड़े में एक भी रूह ऐसी नहीं है जो तुम्हारी शुभचिंतक हो। अगर मैं यहाँ खड़ी न होती तो तुम अब तक मर चुके होते, क्योंकि वे सब तुमसे नफरत करते हैं, हर एक शख्स। सेलीन का दिल बैठ गया। वह नोवा को रोकना चाहती थी, पर उसके पैर जैसे जम गए थे। राजियल ने अपने लंबे बैंगनी बालों में हाथ फेरा। उसकी आवाज़ थकी हुई थी, जैसे वह नोवा की बातों से ऊब चुका हो। औरत, उसका लहजा तीखा और अपमानजनक था। मेरे पास माना नहीं है, औरा नहीं है, ताकत नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है। यही कह रही हो ना तुम? होस्ट, शांत हो जाए। आपकी भावनाएं बेकाबू हो रही हैं। सिस्टम की आवाज़ राजियल के दिमाग के शोर में दब गई। उसने अपनी मुट्ठियां भींची और उसकी दहाड़ पूरे अखाड़े में गूंज उठी। तो मुझे बताओ कि मैं तुम सबकी नज़रों के सामने से भागने में कैसे कामयाब रहा? तुम में से कोई मुझे क्यों नहीं ढूंढ पाया? मैं इतने समय तक अकेला जिंदा कैसे बचा रहा? उसकी आवाज़ से कोलिजियम की दीवारें जैसे कांपने लगीं। तुम्हें क्या लगता है मुझ जैसा कमज़ोर इंसान ये ट्रायल कैसे पास कर गया? मैं यहाँ जिंदा क्यों खड़ा हूँ? तुम मुझे ये क्यों नहीं बताती कि जब मैं यहाँ सबके मजे ले रहा हूँ, तब भी तुम में से किसी की मुझे हाथ लगाने की हिम्मत क्यों नहीं हुई? उसने भीड़ की ओर उंगली घुमाई। तुम में से कोई भी एक भी इंसान वहाँ जिंदा नहीं बचता जहाँ से मैं गुजरा हूँ। मैं किसी की मदद से जिंदा नहीं हूँ, मैं खुद के दम पर खड़ा हूँ। और तुम कहती हो कि मैं सपना देखने की धृष्टता कर रहा हूँ। तुम लोग मेरे दुश्मन होने के लायक भी नहीं हो। ये पूरी दुनिया मुझे मरा हुआ देखना चाहती थी और वह नहीं कर पाई, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम या ये लोग मुझे रोक पाएंगे?
उसकी आवाज़ गुस्से से फटने लगी, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। यह कोई सपना नहीं है, मैं जीतूंगा, मैं हर हाल में जीतूंगा। उसने सीधे नोवा की ओर उंगली उठाई। उसका आपा पूरी तरह खो चुका था। नोवा चुपचाप खड़ी उसे अपना पूरा गुबार निकालने दे रही थी। पूरा अखाड़ा अपनी सांसें रोककर खड़ा था। क्या उसने वाकई नोवा विरलन से इस तरह बात की? अब उसकी मौत निश्चित थी, पर नोवा हिली तक नहीं। वह बस उसे देखती रही, और उस ठंडक के पीछे, उस जहरीली आवाज़ के नीचे, एक ऐसी बहन की फिक्र छिपी थी जो अपने भाई को गिरते हुए नहीं देखना चाहती थी।